बिल्कुल काफ़ी है। तो ठीक है, तो शुरू कर लें फिर। आप शुरू करें गुफ्तगू, और उसके बाद फिर जैसे जैसे दोस्त साहब आप ज्वाइन करते रहेंगे, ताकि हम ठीक इसको होगी। अपने प्लान के मुताबिक जो है वो कंटिन्यू। बिल्कुल। तो ठीक है डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर शाहिद अनवर साहब की, कि उन्होंने मुझे दावत दी, मुकालमा में बुलाया, डिस्कशन की दावत दी। और आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने जॉइन किया और आप इधर आए हैं। और हम एक मुश्किल सी चीज़ को ही समझने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी अगर मोरालिटी को हम लेके चले तो ये ना समझना आसान है, ना करना आसान है इसको। अगर हम अपने टॉपिक की बात करें, टू स्टार्ट विद मोरालिटी को, और इसका मोरालिटी, यूनिवर्सैलिटी एंड पर्टिकुलैरिटी। पहले तो मोरालिटी को देख लेते हैं कि जब हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं वहाँ पे? हम सही और गलत का तयन करना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑल्दो मोरालिटी के ऊपर बहुत सारे असरात हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे कि उसको भी एक्सप्लोर करें। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इखलाकियात की हम जब बात करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर हम सही गलत का तयन करना चाह रहे हैं, जो कि मुश्किल काम है क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर हम सही गलत के तयन के अंदर यूनिवर्सैलिटी की बात करते हैं, यानी कि यूनिवर्सैलिटी इज अबाउट कि ये देखना कि जो प्रिंसिपल मैं अपने लिए चूज करूं या जो मुझ पे अप्लाई होता है वो सेम प्रिंसिपल आप पे भी उसी तरह अप्लाई होता है, वो हम सब पे इक्वली अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रिंसिपल है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या हमें सच बोलना चाहिए, तो वो मुझ पे भी अप्लाई होगा उसी तरह से, वो आप पे भी अप्लाई होगा, वो हम सब पे अप्लाई होगा। तो उसमें किसी को कोई छूट नहीं है किसी तरह की। इसको हम एब्सोल्यूटिज्म भी कहते हैं कि एब्सोल्यूटिज्म का मतलब कि देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, और उसको हम किसी तौर पे भी वायलेट नहीं कर सकते। और जब भी हम जज करेंगे लोगों को या किसी चीज के ठीक और गलत होने का तयन करेंगे, तो हम पहले उन प्रिंसिपल्स को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि वैसे शख्स ने ये प्रिंसिपल्स मीट किए हैं नहीं किए, और उस पर कहीं हम अ, अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है, किसका कंडक्ट ठीक है या गलत है। दूसरी अगर हम बात करें यूनिवर्सैलिटी की, तो एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो हमने एब्सोल्यूटिज्म की बात की, एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि नहीं जनाब, एक प्रिंसिपल पे रख के शायद लोगों के एक्शंस को हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स बाज दफा इकट्ठे इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने सच के प्रिंसिपल की बात की कि ऑनेस्टी जो है, फॉर हम सब सपोज कि हम ये कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और हम बाकी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लें, हम इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक डॉक्टर है, मैं आपको साथ साथ कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स बताती हूँ। एक डॉक्टर है और वो एक ऐसे मरीज को देख रहा है जो क्रिटिकली इल है, और उसको ये पता चलता है डॉक्टर को रिपोर्ट देखने के बाद कि 2-4 दिन बाद इस शख्स की मौत वाकई हो जाएगी। तो क्या डॉक्टर को पेशेंट से जाके सच कह देना चाहिए? क्या सच कहना मुनासिब है? क्या सच कहना इधर ठीक काम है, मोरल है? जो कंट्रीब्यूटरी प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं, सम पीपल से कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि काइंडनेस का प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है, वी शुड बी काइंड टू अदर पीपल। तो वहां पे शायद हम कोई 3-4 प्रिंसिपल्स को जो इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्शन में उसको देखते हैं, और कहीं हम रैंकिंग करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं उसको। तो आसान नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन सिर्फ एक प्रिंसिपल के ऊपर जजमेंट पास कर देना शायद इट्स अ वेरी हार्श व्यू ऑफ द वर्ल्ड। शायद अगर हम इस तरह अपनी मोरालिटी को लेके चलें और फैसले करें, या हम ये कहें कि जो प्रिंसिपल इंसान होता है वो बड़ा मोरल इंसान है और वो गलती नहीं करता, तो वहां पे एक बड़ा हार्श व्यू है ये दुनिया का, और शायद ऐसे शख्स की जिंदगी भी बड़ी बहुत लोनली लाइफ होती है। अच्छा, जब हम अगर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे देखते हैं ना कि यूनिवर्सैलिटी या मोरालिटी का एक सेल्फ पर्पस क्या है, तो आप देखेंगे कि एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी मोरालिटी हमेशा जो है उसे सर्व किया है कि इंसान ग्रुप्स में सरवाइव कर सके। मोरालिटी इंडिविजुअल सर्वाइवल से ज्यादा ना ग्रुप सर्वाइवल की बात करती है। तो इसीलिए वो लोग जो काइंड होते हैं, वो जो सोसाइटीज जो सच बोलती हैं, जिन सोसाइटीज में करेजियस लोग होते हैं, जहाँ पे कॉपरेशन ज्यादा होती है, वो लोग आगे जाते हैं, क्योंकि वो
वो सारे जो ग्रुप है वो वेलबींग के अंदर, ह्यूमन वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका फायदा होता है, ज्यादातर का होता है, सबका नहीं होता उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर करेजियस लोगों की हम बात करें, अक्सर करेजियस लोग जो होते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, लेकिन क्योंकि उन बोरों के भी हिस्से का नुकसान उठा लेते हैं, तो फायदा जो आप देखें कि एक बड़े ग्रुप को पहुंचता है। तो अगर आप एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो मोरालिटी का मकसद, क्योंकि ग्रुप को सेव करना और ह्यूमंस को आगे लेके जाना है या ह्यूमन वेलबींग को प्रमोट करना है, तो उस पर्सपेक्टिव से यूनिवर्सैलिटी का आइडिया इट वर्क्स। क्योंकि कोई प्रिंसिपल है जिसको हम सब लेके चलते हैं, जिसके बेस पे हम माशरे बनाते हैं, जिसकी बेस पे हम जजमेंट दे सकते हैं। स्टिल दोनों तरह से अगर आप इसको देखें, एब्सोल्यूटिज्म के अंदर बड़ा हार्श व्यू है दुनिया का। और तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, इवन कंटेम्प्रेरी जो हम मोरल फिलॉसफी या मोरल साइकोलॉजी को भी देखते हैं, मोरल फिलॉसफी में मोस्टली वो आप देखेंगे ज्यादातर लोग आपको एब्सोल्यूटिस्ट ही मिलेंगे, जो कहते नहीं देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, उसको हम किसी भी कीमत पे वायलेट नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमने मोरल काम नहीं किया। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें कि अगर यूनिवर्सैलिटी की पर्सपेक्टिव से कौन सी ऐसी चीज है, कोई कौन सा ऐसा आइडिया है जिसको लेके हम इस आइडिया को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो एक ह्यूमन राइट्स का आइडिया ऐसा आइडिया है जो कि यूनिवर्सैलिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर है, कि ह्यूमन राइट्स के अंदर सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन राइट्स हैं जो वायलेट नहीं किए जा सकते। वो आपके भी हैं, वो मेरे भी हैं, वो हम सबके राइट्स हैं। और शायद उससे हमें समझने में, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल आइडिया है, वो हम सब पे उसी तरह से अप्लाई होता है, वो हम सबको एक जैसे राइट्स देता है। सो शायद वहां पे उस, अगर आप ह्यूमन राइट्स को समझे तो वो एक आइडिया वहां से यूनिवर्सैलिटी का आइडिया, कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हम वायलेट नहीं कर सकते, तो वो हमें बेसिक यूनिवर्सैलिटी का आइडिया देता है। दूसरा, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, क्रिटिसिज्म पे यूनिवर्सैलिटी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उस पर मैं बात पे आती हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आइडिया है पर्टिकुलैरिटी का आइडिया, कि मोरल टर्म्स में अगर हम पर्टिकुलरिज्म की तरफ जाएं तो वो क्या है। और पर्टिकुलरिज्म को हम जोड़ भी सकते हैं इस चीज से, कि पर्टिकुलर जो लोग बिलीव करते हैं पर्टिकुलरिटी के ऊपर, वो कहते हैं कि जनाब सिर्फ प्रिंसिपल्स के थ्रू हम किसी भी मोरल एक्शन की वर्थ को जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई एक वाकया होता है, कोई एक्शन है किसी का, और हम उसकी मोरल वर्थ को डिटरमिन करने जाते हैं, तो जब तक हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, तब तक शायद हम जज नहीं कर सकते कि किसका एक्शन ठीक है और किसका एक्शन गलत है। इसका मतलब है कि बाज दफा आपने देखा होगा कि लिटरेचर के अंदर जिस तरीके से किरदारों को डिस्कस किया जाता है, उनके 100 रंग बताए जाते हैं और मुख्तलिफ तरह, बड़ा मुश्किल है किसी, जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो बड़ा मुश्किल होता है डिटरमिन करना कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है और कौन सा कैरेक्टर बहुत बुरा कैरेक्टर है। और आप देखेंगे कि इवन अगर आप मॉडर्न लिटरेचर भी उठा के देखें, तो उसके अंदर एक एंटी हीरो जो होता है, उसके लिए भी लोगों की एम्पैथी होती है, क्योंकि वहां पे मोरली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड की जाती है। सो मोरली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का होना, जब हम पर्टिकुलरिटी की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट में क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जनाब एक प्रिंसिपल आदमी जरूरी नहीं कि मोरल आदमी हो, और ये कहना कि क्योंकि हम कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं हमें सही और गलत का फर्क वाजे हो जाता है, ये कहना कुछ इतना ठीक नहीं। इसलिए शायद जो जरूरत है वो हमें हसास होने की जरूरत है, वो हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है, और हमें देखने की जरूरत है कि कोई भी वाकया होता है जिसमें कोई हार्म, या बेसिकली हम इसी तरह देखते हैं ना कि इस वाक्य से क्या हार्म या क्या फायदा जनरेट हुआ, क्या नुकसान जनरेट हुआ, और फिर हम कहीं उसको मोरली इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मोरली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसके अंदर से, और हमने किसी एक प्रिंसिपल की बेस पे उसको डिसाइड करना है, तो शायद सही या गलत पे जो हम पहुंचना चाहते हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सो अगर आप इसको कंपेयर करें, यूनिवर्सैलिटी का जो आइडिया है इस बेसिकली कंसिस्टेंसी का आइडिया, कि हम जो प्रिंसिपल एक पे अप्लाई होता है वही दूसरे पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे झूठ नहीं बोलना, या अगर हम चाहते हैं कि
आई शुड बी ट्रीटेड द वे जैसे मैं चाहती हूँ कि और लोग वो कहते हैं ना कि गोल्डन रूल, हम अपने आप औरों को ऐसे ही ट्रीट करें जैसे हम खुद ट्रीट होना चाहते हैं। सो वहां पे अगर ये आइडिया, ये प्रिंसिपल मेरे लिए है तो ये सब पे इक्वली अप्लाई है। सो ये कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल हम इधर लेके चल रहे हैं। पर्टिकुलरिटी के अंदर वेरिएबिलिटी का प्रिंसिपल है कि नहीं जी, एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट चीजें एक सी नहीं रहती। बज़ाहिर बाज औकात लोगों काम एक ही होता है पर रीजंस कुछ और होते हैं, और जब रीजंस कुछ और होते हैं तो मोरल वर्थ जो है किसी एक्शन की वो बदल जाती है। एक काम कोई शख्स डंडे के जोर पे करता है और एक काम लोग अपनी फ्री विल से चूज करके करते हैं, उन दोनों की मोरल वर्थ में बड़ा फर्क है। अच्छा, जब हम पर्टिकुलरिटी की बात करते हैं तो वही हम रिलेटिविज्म की भी बात करते हैं कि जैसे एक बड़ा कॉमन हमारा मोरालिटी को देखने का तरीका है कि यूनिवर्सलिटी ये कहती है कि जनाब सारी दुनिया में जो ह्यूमंस हैं उनके कुछ सर्टेन हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, और सारी दुनिया की जो सोसाइटीज हैं वो उसको फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल सच्चाई का प्रिंसिपल, कौन सी ऐसी सोसाइटी होगी जो कहेगी हम सबको आपस में झूठ बोलना चाहिए, और क्या ऐसी सोसाइटी सर्वाइव कर सकती है? ऑल्दो सोसाइटी में झूठा शख्स फायदा उठाता है, और वो इसीलिए फायदा उठाता है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम मिल के कहीं ये प्रिंसिपल नहीं बना सकते कि आए यहाँ से हम सारे झूठ बोल, तो शायद कोई भी सोसाइटी झूठ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। इससे जो सच का प्रिंसिपल है वो सारी सोसाइटीज में पाया जाता है। तो यूनिवर्सलिटी इज बेसिकली अबाउट कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स, कुछ वैल्यूज, कुछ एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स हैं जो सारी दुनिया में ह्यूमंस फॉलो करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरिटी को देखें तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ मैक्रो चीजें हो सकती हैं जनाब, लेकिन बड़ी नुआंस्ड है ये मोरालिटी। और इसमें जैसे कल्चरल डिफरेंसेस इतने सारे हैं कि हो सकता है एक कल्चर में किसी सर्टेन चीज को वैल्यू किया जाए, फॉर एग्जाम्पल जस्टिस को बड़ी वैल्यू दी जाती हो, और किसी दूसरे सिस्टम में काइंडनेस को बड़ी वैल्यू दी जाती, और ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हो सकती है। सो वहां पे आपस में भी अगर आप इसको कंपेयर करें तो डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर इसके क्रिटिसिज्म देखें कि क्या क्या है, यूनिवर्सलिटी का जो आइडिया है उस पर जो क्रिटिसिज्म है वो दो तरह से है। पहला जो क्रिटिसिज्म है कि जब अगर हम ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि हमने कहा जी ह्यूमन राइट्स में सर्टेन राइट्स हैं जो हम सबके हैं, कॉमनैलिटी है, उस आइडिया के अंदर यूनिवर्सलिटी है कि वो क्योंकि हम सब उसका पार्ट है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का आइडिया इज अ वेरी फ्लॉप आइडिया, क्योंकि कहीं से हम इसको इवेलुएट नहीं कर सकते, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। इसकी मेजरमेंट इस तरह से नहीं है कि हमने कोई ऐसे टूल्स नहीं बनाए कि जिसके थ्रू ये मेजर किया जा सके कि क्या आया लोगों के जो राइट्स हैं वो उनको मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, और कहाँ राइट्स लोगों को मिल जाते हैं तो उससे किस किस तरह के आउटकम क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक राइट है कि वी हैव राइट टू वर्क, काम करने का राइट है हम सबको, लेकिन ये जो काम करने का राइट है तो ये ड्यूटी किसकी है? क्योंकि राइट्स हमेशा साथ में ड्यूटी क्रिएट होती है। जब भी एक राइट है उसके अगेंस्ट एक ड्यूटी है ना, तो स्कोप ऑफ ड्यूटी डिसाइडेड नहीं है। जब स्कोप ऑफ ड्यूटी ही डिसाइड नहीं है कि ड्यूटी किसकी है, तो फिर अकाउंटेबल किसको करेंगे? उस राइट को अगर मीट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके राइट है तो शायद वो मेरी ड्यूटी बन जाएगी। वो तो है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम हमारे आपस सबके राइट्स हम एक दूसरे की ही ड्यूटी होती है। लेकिन जो काम करने का अगर राइट है तो क्या वो काम आपको गवर्नमेंट देगी? क्या वो काम आपको इंडिविजुअल्स देंगे? देगा कौन? और फिर हम उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो बहुत सारे मल्टीपल हमारे राइट्स ऐसे हैं जिसकी इवैल्यूएशन का बहुत ज्यादा इशू, और शायद कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन बड़ी मिसिंग है कि फिर गरीब मुल्क क्या करेंगे जो जहां लोगों को काम ही नहीं मिलता, जहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सो ह्यूमन राइट्स को लेके एक तो ये क्रिटिसिज्म है कि इवेलुएट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर फेमिनिस्ट का इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी काफी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं बेसिकली ह्यूमन नहीं है, मैन के राइट्स हैं, क्योंकि खवातीन के को लेके जो माशरे के अंदर पब्लिक प्राइवेट डोमेन्स की डिवाइड है, और क्योंकि ह्यूमन राइट्स डील विद पब्लिक डोमेन से डील करते हैं, और प्राइवेट लाइफ में लोगों के जो कुछ होता है जिसमें खवातीन को कहीं कॉर्नर कर दिया गया है, तो उसके अंदर जितने अब्यूसेस हैं शायद उसका जिक्र ह्यूमन राइट्स के अंदर नहीं है। और अगर वहां पे कोई अब्यूज होता है
that does not fit the bill of human rights, तो उसका उसके अब्यूज का कोई जिक्र उस ऑपरेशन के बारे में कहीं कोई बात नहीं। तो ये प्रॉब्लम है जब हम यूनिवर्सलिटी के आइडिया को लेके चलते कि कुछ कैटेगरीज हम बना लेते हैं और अगर हम उन टर्म्स में चीजों को देखना शुरू हो जाएं और उन टर्म्स में बात करना शुरू हो जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हम बात नहीं भी कर रहे होते, जो हमारा फोकस नहीं होती और जिसकी वजह से हम सही और गलत का तयन सही कर नहीं पाते। ऑल्दो हम समझ रहे होते हैं, हम सारे यही समझ रहे होते हैं कि हम सही और गलत बड़े अच्छी तरह से डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन काफी मुश्किल काम है। इवन मोरल फिलोसफर्स के आपस में बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हैं। साइकोलॉजी से हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, जब हम यूनिवर्सलिटी के आइडिया को क्रिटिसाइज करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स के आइडिया को हमने लेके कहा कि जी ये प्रॉब्लम्स है। इसी तरह से जब पर्टिकुलरिटी का आइडिया है, जो रिलेटिविज्म का आइडिया कि जनाब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको मिस करके या उसको निकाल के हम सिर्फ किसी प्रिंसिपल के बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर की एग्जाम्पल दी कि क्या वो जो डॉक्टर है उसको सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस पर्टिकुलर जो चीज वहां पे हो रही है क्या करना ठीक होगा। मैं एक सवाल अपने बच्चों से करती हूँ, हमारे ना कराची में इधर बड़ा रिवाज है कि ये जो लोग चोरियां करते हैं ना, क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा है यहाँ, तो लोग क्या करते हैं अक्सर मोहल्लों के अंदर सारे मिलके उनको पकड़ते हैं डाकुओं को और या तो उनको मारते पीटते हैं और इतना बास दफा इतना मारते हैं कि मार ही देते हैं, जान ही ले लेते हैं, बास दफा आग लगा के मार देते हैं। तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटे कि ये ठीक है कि गलत है, कैसे आप इसको देखते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल ठीक करते हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी प्रिंसिपल पर डिसाइड कर लिया हमने कि जनाब चोरी की सजा, वैसे तो चोरी की सजा डेथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत दफा ऐसा भी होता है कि चोरी भी करने आए साथ में मार भी जाते हैं, तो जाहिर बात है वो ये फेयर का रिस्पॉन्स है ना। जब अब बहुत फेयरफुल होते हैं लोग तभी इसी तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये करने से हम इस क्राइम को खत्म कर देंगे? क्या ये करना ठीक है? क्या मोरली कॉन्टेक्सचुअल जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता चले जो एक डाकू हमसे कुछ छीनने आया है उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, अब वैसे आप अगर इसको देखें ना, इट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ इट बिकम्स अ मोरली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ये। सो बाज औकात जब हम चीजें बड़े जजमेंटल होते हैं, हम बड़े क्विकली डिसाइड कर होते हैं, और जब आप देखेंगे जब हम ज्यादा फेयरफुल होते हैं ना तब हम बड़ी क्विकली जजमेंट पास करते हैं। तो जो माशरे जहाँ हमारे जहन पहले ही डरे हुए हैं, जहाँ हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो कह नहीं पाते, जहाँ हमें 100 तरह के डर रहा के, तो उधर आप देखेंगे कि लोग बहुत क्विक दूसरे लोगों को जज करते हैं। अच्छा, पर्टिकुलरिटी का प्रॉब्लम, पहला तो एक मसला ये है कि जब हम रिलेटिविज्म की बात, और अगर हम ये कहें कि जनाब कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, तो एक प्रॉब्लम हमारी मोरल लर्निंग के अंदर आ। फॉर एग्जाम्पल इंसान लर्न कैसे करता है? इंसान लर्न इस तरह से करता है कि पहले हम कोई प्रिंसिपल, कोई आइडिया, कोई चीज अप्लाई करते हैं किसी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और उससे जो हम लर्न करते हैं और वो लर्निंग हम आगे लेके चलते हैं और फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर देते हैं। यानी कि कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हम वहां से निकाल लेते हैं जो हमने पहले लर्न किया होता है, उस लर्निंग के ऊपर हम बिल्ड करते चले जाते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि जनाब हर चीज कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते, तो जब कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम जजमेंट किस चीज पे पास करेंगे? हम सही और गलत का तयन कैसे करेंगे? और ये बड़ा कॉग्निटिव लोड है इंसान के ऊपर कि वो हर एक चीज को डिसाइड करने बैठे कि जनाब कौन सी चीज जो हो रही है वो सही और गलत, और क्या हम सब कलेक्टिव एक्सरसाइज करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कलेक्टिवली तो हमारे कोई ऐसे फोरम्स नहीं है जो हम ये काम करें, कोई पब्लिक डिस्कोर्स है नहीं इस तरह का, लेकिन इंडिविजुअली बहुत मुश्किल काम है। दूसरा एक और पर्टिकुलरिटी का इशू है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई भी प्रिंसिपल नहीं होगा, और हम कहेंगे कि जनाब प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए, हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है और हमें ज्यादा एम्पैथेटिक होने की जरूरत है, तो अगर कोई भी प्रिंसिपल नहीं होगा तो फिर तो सब कुछ ही चलता है। फिर तो लोग कहेंगे कि ये काम भी जो हो रहा है वो ठीक है, फिर दूसरा काम भी ठीक है, फिर लोग उसमें 100 और इंफॉर्मेशन डाल देंगे और समहाउ वहां पे प्रॉब्लम है कि लोग जो हैं दे कैन शिफ्ट देयर पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना
और सही और गलत के फैसले करना वो इतना फ्लूइड हो जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगी, हम डिसाइड करना हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो जो लोग पर्टिकुलरिटी पे बिलीव करते हैं वो ज्यादा टॉलरेंट होते हैं, वो इतने जजमेंटल नहीं होते, और शायद उनके दोस्त भी बहुत सारे होते हैं। जो लोग प्रिंसिपल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, आप देखेंगे कि उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं, और उनका एक जो वर्ल्ड व्यू है वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का होता है। सो ब्लैक एंड व्हाइट व्यू जब लोगों का होता है तो वो जजमेंट भी बड़े क्विकली पास करता है। तो मोरालिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ थोड़ी सी हम बात हमारा टाइम लिमिटेड है उसके अंदर हम कर सकते हैं। इवन अगर हम इसको और भी गहराई में जाके देखें तो जिस लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी मोरालिटी के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम लफ्जों से ही हम कॉन्सेप्ट के को अप्रोच करते हैं, हम कुछ आइडियाज को समझते हैं। एक मैं बड़ी अच्छी आज एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो अपनी जबान में जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ना, उसके बारे में हम मोरली किसी और तरह से सोचते हैं, और जब किसी गैर की जबान में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो बड़ा फर्क है, शायद हमारे इमोशंस भी इससे कनेक्ट है, शायद नेचर भी कभी कहीं हमें गाइड कर रही होती है। इवन कुछ उसूल ऐसे भी हैं जो नेचर ने हमारे अंदर रखे हैं, जैसे फेयरनेस का असूल है ना, 6 महीने साल का भी बच्चा होता है तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज नॉट फेयर। बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं तो कहीं वो भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हमें नेचर ने दिए, जो शायद एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से वो हमें आगे लेके जाने के लिए हैं, उसमें अगर आप देखें तो उसमें ग्रुप के फायदे को सामने रखा गया है। यूनिवर्सैलिटी और पर्टिकुलरिटी में शायद आप लोग तो मुझसे बहुत सारे सवाल करेंगे ही। एक सवाल मैं अगर आपसे करूं कि इन दोनों आइडियाज के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सा आइडिया ह्यूमन एज अ ग्रुप उसको आगे लेके जा सकता है, उसके लिए बेहतरी क्रिएट कर सकता है, तो वो कौन सा आइडिया होगा? आई गेस विद दिस क्वेश्चन आई शुड स्टॉप टॉकिंग, और आई वेलकम जो आपके सवाल हैं आप प्लीज गो अहेड, और पहले तो जरा इस पे सोच के जवाब दीजिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये आपका सवाल, मैं इसका भी थोड़ा सा जवाब देता हूँ पहले, और थोड़ा सा क्लियर भी कीजिए कि जो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था ना, फिलोसफर किंग का, जी ये आई थिंक पर्टिकुलरिटी के बारे में ही था। इफ यू एग्री विद मी, मेरी रीडिंग यही है कि उसका ये था कि देखिए, जो आपका जो है ना फिलोसफर किंग, वो इतना वाइज होना चाहिए कि वो एक कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस वो कर सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट को जान के, क्योंकि वो इसके खिलाफ था कि तमाम कॉन्टेक्स्ट पे आप एक रूल या एक लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इट वाज अबाउट द आइडिया ऑफ पर्टिकुलरिटी, कॉन्टेक्चुअल जो डायनामिक्स हैं उसको समझ के फिर वो फैसला करेगा। अब इसमें भी जाहिर है कि प्रॉब्लम्स हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है वो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ही एक्शन जो है वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल उस पर जजमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो लेकिन एक क्वेश्चन है कि भाई फिर जो जो आपने भी बात की कि अगर कोई टाइमलेस प्रिंसिपल्स नहीं है तो फिर ये जो एक क्योस होगा, जो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, उसको हम कैसे डील करेंगे? वो अपनी जगह पे वो भी एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। तो बहरहाल मेरी तरफ से यही कुछ, बाकी दोस्तों की तरफ से जो भी सवाल हैं, यू आर वेलकम। जो भी आपका कमेंट या क्वेश्चन है, तो हैंड रेज अभी किसी का नहीं है, तो जो भी करना चाहे प्लीज बताइए। मैंने आप सबको मुश्किल में तो नहीं डाल दिया? नहीं, ये अभी आगे हैं, मतलब किंजा अच्छा किंजा का क्वेश्चन है जी। किंजा, वैसे हर सेशन में मेरा हाथ सबसे आखिर में खड़ा होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों पहले खड़ा हो गया। मैम, आपने जो सवाल किया ना, ये थोड़ा मुश्किल लगा मुझे पहली दफा कि अच्छा देखिए, आपने यूनिवर्सैलिटी को जो है आपने ह्यूमन राइट से जोड़ा, और जब हम ह्यूमन राइट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक बहुत उम्दा बात है, और वो
कॉमों को या चीज़ों को आगे लेके जा सकती है। लेकिन जब आपने दोनों के ट्रेड्स बताए तो पर्टिकुलैरिटी के जो ट्रेड्स हैं टॉलरेंस, नॉन जजमेंटल वो मुझे बहुत अच्छे साउंड किए। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब पर्टिकुलैरिटी होगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है इफ वी आर टॉलरेंट फॉर एवरीथिंग तो भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और इफ वी आर जजमेंटल को अगर हम क्रिटिकल उसमें लें तो भी चीज़ें ख़राब होंगी। अगर हम किसी चीज़ को क्रिटिकली देख ही नहीं रहे हैं तो भी मसाइल होंगे। तो मेरा जवाब ज़्यादा पर्टिकुलैरिटी की तरफ है, लेकिन आप भी इसका जवाब दीजिएगा। शुक्रिया। जी बेटे, थैंक यू। देखिए, अब बात यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट शायद यही है यहाँ पे कि हम कितनी गहराई में जाके चीज़ों के सही और गलत का जब हम कहीं पे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, तो कितनी गहराई में जाके सोच सकते हैं। देखिए, कोई भी परफेक्ट जवाब तो व्हेन इट कम्स टू मोरालिटी हम दे नहीं सकते और वहां पे ये कहना कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, ऑल्दो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको सच ही कहना चाहिए। मैं हमेशा नहीं कह रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो कुछ ऐसी चीजें तो हैं जिसको जैसे अभी सर कह रहे थे कि टाइमलेस प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, अगर नहीं होंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये भी बड़ा मुश्किल है ना। पर्टिकुलैरिटी का आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लमेटिक आइडिया भी और बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया भी। और क्या हम आम लोग अ, उसको उस तरीके से लेके अप्लाई कर सकते हैं? एक और मसला जो कंजर्वेटिव है ना इधर, कि क्योंकि हम में से हर बंदा ये समझता है कि जैसे हमारी क्लास में बच्चे आते हैं ना, एथिक्स तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हम घरों से सीख के आ रहे हैं। हालांकि घरों से ही गड़बड़ सारी शुरू हुई हुई है, क्योंकि किसी ने मोरालिटी का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया हुआ पेरेंट बनने से पहले। तो जब बच्चों से बात के तो अच्छे खासे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते हैं कि ये आपने अच्छी बात नहीं की है। मैंने कहा बेटे, बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन सच तो ऐसे ही है। और वहां पे हमें जो कॉन्सिडर्ड एफर्ट होती है ना, एक इंडिविजुअल की होती है, एक सोसाइटी की होती है, लर्न करने के लिए कि कहीं कहीं बैठ के हम कम से कम इस बारे में बात तो करें। शायद वो फ्रेमवर्क डेवलप हो जाना, ऑल्दो हमेशा हम में से 100% ऑफ द टाइम कोई भी सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकता, ये कोई भी नहीं क्लेम कर सकता। लेकिन कम से कम वो फ्रेमवर्क डेवलप हो जाना इंपॉर्टेंट है। वो सेंसिटिविटी हो इतनी डेवलप हो जाना कि हम चीजों के बारे में इन टर्म्स में सोच सकें, ये इम्पोर्टेंट। तो आई होप कि बेटे थोड़ा सा, आज वैसे भी आज मुश्किल सवाल है, टॉपिक भी मुश्किल है, तो उसके जवाब भी आसान नहीं होंगे। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, इससे पहले कि कोई और आ जाए, आपने ना जी रोल ऑफ लैंग्वेज इन मोरालिटी पर भी बात की, तो बाद में सवाल आ जाएँ उसके बाद भी इस पर मज़ीद बात कीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटे, मैं कर लूँ। बिंदा, जी बिंदा सर। आप अभी जवाब चाहती हैं या शफीक साहब का सवाल ले लें? सर मर्ज़ी आप लोगों की, जैसे होस्ट लेकर जाना चाहें। चलें, शफीक साहब से सवाल लेते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। अम, जी सवाल तो कोई नहीं है, वो तो बाद में लिखी जाएगी। यही जो बात हो रही है, देखें, वैसे तो ये जो यूनिवर्सैलिटी है वो भी उतनी यूनिवर्सल नहीं है जितनी उसको प्रमोट किया जाता है। जी शायद उसकी भी अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं, चाहे वो किसी एक मुल्क की हैं, चाहे एक रिलीजन की हैं, चाहे एक सेक्टर की हैं। सो दैट इज यूनिवर्सल इन दैट वन। और आम तौर पे अगर आप उस एक जिसको हम यूनिवर्सल सेटअप कह रहे हैं उसमें रहते हैं, तो नॉर्मली जब चीजें देखी जाती हैं तो स्टार्ट तो यूनिवर्सल उसी वैल्यू से किया जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी उस पर जजमेंट्स हैं, अगर हम जजमेंट लेवल की बात करते हैं या डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो देन वो जो पर्टिकुलरिटी या जो कॉन्टेक्स्ट है दैट विल कम इन। सो यही वजह है, अगर चोरी की सजा हाथ काटना है लेकिन लोगों के पास खाना अवेलेबल नहीं है, तो वो सजा जो है दैट्स नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। इसी तरह से गो के झूठ बोलना जो है वो बुरी बात है, लेकिन अगर वो झूठ किसी को सुलह कराने के लिए या बेगम को खुश करने के लिए बोला गया, तो दैट इज एक्चुअली encouraged. So at the end of the day, what we do is we सर, ये तो start डिपेंड भी करते हैं कि झूठ किस लेवल का है। झूठ भी ये भी so this is what I'm talking. So it doesn't really matter. शफीक So साहब ने एक ब्लैंकेट जो है ना वो फतवा दे दिया शोहरों के हक में
पता नहीं ये शोरों के हक में है या बेगमात के हक में, लेकिन नहीं, मेरा you ख्याल है should- उनको ज्यादा बेनिफिशियरी वही होंगे इसके। but then you look at the context later on. So ये दोनों mutually exclusive आप चीजों को नहीं देख सकेंगे, right? जी So I see कि शुरू तो आपको उसी set of moral से करना पड़ेगा, लेकिन at the end of the day, before decision making, you have to see that context, and that's how I normally look at the things. Black and white तो उस तरह से नहीं है। और एक और चीज जो मैं देखता हूँ, जितनी भी ये मोरालिटी है, इसका बहुत सारा जो ताल्लुक है वो किसी ना किसी लेवल से, वो जो है ना हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, उसके साथ मॉरल्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब ये एक और अलग वो है बात कि जी कुछ लोग मॉरल्स और एथिक्स को भी डिफरेंशिएट करते हैं कि मॉरल्स इंडिविजुअल हैं, एथिक्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं, लेकिन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सल जो सोसाइटी में है, और फिर आप कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो देन प्रोबेबली विल बी इन अ बेटर शेप। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब, एंड आई डू अग्री जो आप कह रहे हैं। यही मैंने जो अभी जैसे किंजा ने बात की कि अगर कोई भी प्रिंसिपल नहीं होगा, ऑल्दो हम 100% ऑफ द टाइम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, फिर बड़ा मुश्किल है उसके बगैर स्टार्ट लेना ना, किसी डायरेक्शन में जाना बड़ा मुश्किल काम है। ऑल्दो जजमेंट पास करने की हमने इसलिए बात की कि हम बड़े क्विक हैं जजमेंट पास करने में, और औरों पे तो हम बहुत ही क्विकली जजमेंट पास करते हैं, और दूसरों के सही गलत होने का तयन तो हम वो चुटकी बजाते ही कर लेते। सो वहां पे शायद इतना जजमेंटल होना, शायद उसके बैकएंड पे कोई प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, या और भी इमोशनल रीजंस भी हो सकते हैं, इंट्यूटिव रीजंस भी हो सकते हैं लोगों के, कुछ बायसेस भी हो सकते हैं लोग, लेकिन कम अज कम अगर उसको हम डिले कर सकते हैं, नहीं कह रही कि हम उसको हमेशा के लिए डिले कर दें, लेकिन डिले करके अगर कुछ और इंफॉर्मेशन उसमें शामिल कर लें तो हो सकता है कि हम थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में हों। हाँ ठीक है, बात सही कह रही। अच्छा, और कोई सवाल इस वक्त नहीं लग रहा फौरी तौर पे, तो मैंने एक लिंक शेयर किया इसी चैट में, वो शायद कुछ दोस्तों ने पहले सुनी भी हो। एक लेक्चर है, हार्वर्ड के एक प्रोफेसर है, उन्होंने जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उस पर एक लेक्चर दिया है। उसमें ये सिमिलर डिबेट है और बहुत मजे की डिबेट है कि जस्टिस जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट करके कि इसमें जस्टिस आप किस तरह से रीजन अपनी दे, तो आप सुनिएगा जिसको इंटरेस्ट हो इसमें। तो उसके अलावा जो है वो डॉक्टर साहबा ने बात की थी ह्यूमन राइट्स की ना, और उस पर जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है, एनवायरमेंटलिस्ट की भी क्रिटिक है इस पे, जो ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहते हैं कि देखिए इसमें ह्यूमन बीइंग्स को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो प्रिविलेज किया गया है, और ये हमें बार बार ये याद दिलाता है कि सिर्फ हमारे ही राइट्स हैं क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और बाकी जो चीज़ें हैं जो जिंदा, जो भी, चाहे वो कह लें कि हैवान हो या पौधे हों या बाकी जो लाइफ की मैनिफेस्टेशंस हैं, ये उनको कवर नहीं करता ये कॉन्सेप्ट। और इसका नतीजा ये हुआ कि इंसान ने जो तबाही फैलाई है माहौलियात के साथ, वो इसी अपने आप को बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव राइट्स क्लेम करके बाकियों का डिनाइल किया है। और वो ये कहते हैं कि बेसिकली बायोलॉजिकल राइट्स हैं, और वो 3 हैं, और वो हर किसी के हैं। पहला जो राइट है वो एग्जिस्टेंस का है, दूसरा एक्नॉलेजमेंट का है, और तीसरा जो है ग्रोथ का है। और ग्रोथ नेचुरल वे में जो ग्रोथ है, आर्टिफिशियली नहीं, नो इंटरवेंशन। तो ये उनका पर्सपेक्टिव है, मैंने कहा इसमें मैं ऐड कर दूं। तो एक डॉक्टर साहबा ने बताया था। उसके अलावा अब बाकी कोई भी दोस्त, कोई भी सवाल, कोई बात नहीं, तो किंजा का जो क्वेश्चन था आप उसको भी इनवाइट। मैं बिल्कुल उसको एड्रेस कर लेती हूँ सर। किंजा ने जो सवाल किया ना लैंग्वेज को लेके, अच्छा लैंग्वेज क्योंकि सर हमारे पास, इंसानों के पास वाहिद टूल है एक दूसरे को समझाने का, चीजों को समझने का, तो लैंग्वेज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम दुनिया को समझते हैं।
या दुनिया में जितने भी आइडियाज हैं, जाहिर बात है दुनिया को समझने के लिए हम आइडियाज के थ्रू समझते हैं, तो उसमें लैंग्वेज का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब उस लैंग्वेज के अंदर हम फ्रेमिंग कैसे करते हैं लोगों के रोल्स की, लोगों के ड्यूटीज की, कुछ प्रिंसिपल्स की, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उस लैंग्वेज में हम डेरोगेशन किसकी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आमतौर पे हम किस तरह से यूज कर रहे हैं उस जबान को। तो अगर हम सिर्फ लैंग्वेज को उठा के देखें सर, तो हमारी जबान के अंदर मैं थोड़ा सा इस पे सोच रही थी कि अगर आप देखें तो डेरोगेशन की जब हम बात करते हैं ना कि हमने किसी इनइक्वालिटी आप लैंग्वेज के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं कि हमारे जबान की तो जो बुरी गालियां भी हैं वो भी औरत के ही नाम से मंसूब है। तो डेरोगेशन आप और एक आम इस्तेमाल के अंदर, तो डेरोगेशन तो सर वो जो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं उसमें कहीं हम डिफाइन कर रहे हैं, लोगों के रोल्स भी डिफाइन कर रहे हैं, वो लफ्ज एक एक लफ्ज के पीछे कुछ आइडियाज हैं जो हमें कुछ बता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑल्दो हमारी जो अपनी मदर टंग होती है वो सबसे एक्सेसिबल है हमारे लिए, उसमें हम चीजों को समझते हैं, और फिर उस मदर टंग के अंदर किस तरीके से चीजों को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, वो हमारा वर्ल्ड व्यू क्या बना, उस वर्ल्ड व्यू के थ्रू हम दुनिया को देख रहे हैं। तो मोरालिटी के लिए तो वो रेलेवेंट है कि हम कहीं सही और गलत का तयन भी उसी के अंदर रहते हुए कर रहे होते, उसी दुनिया के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। दूसरा जो हमने एक और मैं आपसे बात कही थी कि अगर आप रिसेंट रिसर्च उठा के देखें जबान को लेकर मोरालिटी से इसका क्या ताल्लुक है, तो जो जबान जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन होता है उसमें जब आपको प्रॉब्लम कोई दी जाती है या उसमें कोई एक्शन आप उस जबान में एवेलुएट कर रहे होते हैं, उन टर्म्स में सोच रहे होते हैं, तो वो आप बड़े एम्पैथेटिक वेज में करते हैं आप, क्योंकि साइकोलॉजिकली उससे करीब होते हैं। लेकिन अगर यही कोई फॉरेन लैंग्वेज हो जिससे आप वाकिफ नहीं है, तो फिर आप शायद साइकोलॉजिकली इतने डिस्टेंस पे होते हैं, उस चीज से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम अपने करीब वालों को या हम जबान को ज्यादा इंसान समझते हैं और जो बाकी लोग हैं उनको कम इंसान समझते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, और ये देखिए ये दुनिया ने सफर किया है इस प्रॉब्लम को लेके। जब हम रेसिज्म की भी बात करते हैं और भी चीजें होंगी वहां पे रेलेवेंट, लेकिन लैंग्वेज इटसेल्फ वेरी रेलेवेंट इन दैट केस। हम एथनिसिटी की बात करते हैं, हमने कितने हंगामे, जैसे लास्ट टाइम हम यूनिवर्सिटी के अंदर हंगामों की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल है उसका, और वो साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग भी क्रिएट करती है, उस डिस्टेंस को खत्म भी करती है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग भी देती है, पर हमसे एक खास तरह वो हमें किसी तरह से शेप कर देती है, मोल्ड कर देती है, और उस मोल्ड से निकलना बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। वो बच्चे बात करते हैं ना सबसे हमारी जो कौन सी किस लैंग्वेज से इमोशनल कनेक्शन है, भाई ख्वाब किस जबान में आते हैं आपको, जिस जबान में बेटे आपको ख्वाब आते हैं ना, वो ही सबसे इमोशनल कनेक्शन है उस लैंग्वेज के साथ। तो हमें तो जनाब उर्दू में ही ख्वाब आते हैं। मुझे मेरी बाजी मुझे कहती कि नहीं खाला मुझे तो अंग्रेजी में ख्वाब आते हैं। मैंने कहा बस बेटे अब तुम्हारी जबान जो है वो फिर अंग्रेजी है। तो शायद इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि बच्चों ने पढ़े ही इतना है उसको, तो शायद इमोशनल कनेक्शन। मुझे किसी जबान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी जबानें हमें आइडियाज के बारे में ही बता रही हो। वैसे बात करूं कि थ्रू इमोशनल कनेक्शन जो होता है, और जबान जरूर आपका वर्ल्ड व्यू जरूर बनाती है। इसलिए कोई जबान कितनी रिच है और उसमें क्या क्या आइडियाज शामिल है, ये चीजें मैटर करती हैं, ये कहीं डिफाइन करती हैं हमारे लिए सही और गलत। जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जी, 2-3 लोगों से सुना इसी मुकालमा के, जब हम स्केड्यूल कर रहे थे सेशंस मुख्तलिफ और रीडर्स क्लब के भी, कि मसलन ये है कि मेरी आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है मेरी तो पंजाबी है। ये उर्दू जो है ये तो बच्चों की वजह से हमने शुरू की कि पंजाबी को समझा जाता है कि ये मुहज़्ज़ब नहीं है, तो पता नहीं पंजाबियों ने क्यों अपनी ज़ुबान को इस तरह से समझना शुरू किया, तो हमने भी ये बोलना शुरू कर दी। अच्छा, इसी तरह बाकी जो है, मसलन आयशा जलाल ने भी ये बात की थी कि देखें शाहिद साहब, आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश सिंस आई थिंक इन इंग्लिश, जी, therefore it जी, is जी, more बिल्कुल convenient for me to talk in English. बिल्कुल। तो अब उनकी भी ज़ाहिर है फर्स्ट लैंग्वेज आई डोंट नो कि भी वो इंग्लिश ही थी या क्या था,
इल्हान न्याज साहब ने भी इसी तरह से कहा कि मेरे लिए ना मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो जस्ट लेट मी नो। तो मैंने कहा नहीं ठीक है आप करें बात, सारे समझने वाले। जी जी वो बात सही है जो आप कर रही हैं। तो अब ये मेरा ख्याल है कि ये सीखने पे है ना कि ओवर ईयर्स आप किसके साथ कंफर्टेबल है ऐसे ही और फिर उसी में आपकी वो बन जाती है और उसी में आप आपका फ्लो है, तो फिर आप सोचते भी उसी में है और फिर ज़ाहिर है सोचते उसमें है तो ख्वाब भी उसी में देखा जा सकता है जिस जुबान में आप सोचते हैं। डॉक्टर इरम कुछ कहना चाह रही हैं, उनसे बिल्कुल। उनको शामिल करते हैं। जी डॉक्टर इरम। जी डॉक्टर जी, साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं ये सोच रही थी, सुन रही थी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे इंसान या जो सबसे पहले जो है ना वो पर्टिकुलर होता है, क्योंकि जब भी हम किसी इशू या फंक्शन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम खुद ही उसका सेंटर होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता उसमें बाकी लोगों को या बाकी अपने एनवायरनमेंट को उसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्टिकुलर्स यूनिवर्सल की तरफ हम जाना शुरू हो जाते हैं। मेरी फीलिंग ये है इस बारे में। ठीक है जी मैम, अब जिस तरह आपने कहा ना कि शायद इंसान शुरू पर्टिकुलर से होता है, हम कह रहे थे कि नहीं हम कहीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल से शुरू करते हैं, लेकिन अगर जैसे हम एम्पैथी की बात करते हैं कि एम्पैथेटिक होना, शायद आप एक बहुत काइंड इंसान है तो आप हम पर्टिकुलैरिटी से शुरू कर रही हैं चीजों को, और वहां पे आप देखें कि जब हम पर्टिकुलैरिटी की बात करते हैं तो हम एम्पैथी की बात करते हैं। एम्पैथी में शायद आप सामने वाले की भी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही हैं और उसको, जाहिर बात है सामने वाले को हम हमेशा अपनी रेलेवेंस में समझ रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस की रेलेवेंस से समझ रहे होते हैं। तो शायद आप जिस तरह से लेके चल रही हैं वो पर्टिकुलैरिटी से कहीं यूनिवर्सलिटी की तरफ जा रही है, विच इज परफेक्टली फाइन। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इन जनरल हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, लेकिन लोग डिफरेंट होते हैं। मैंने एक और बड़ी अच्छी रिसर्च पढ़ी थी कि लोगों के अंदर काइंडनेस के भी जीन्स होते हैं। तो शायद जो डॉक्टर इरम है, मैम, हो सकता है आपके अंदर काइंडनेस के जीन्स हो, हमारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि हमारे आबाद तो बड़े फसादी किस्म के लड़ाई झगड़ा करते रहे, झगड़े करते रहे, तो हमारे अंदर तो मुश्किल है होना। बिल्कुल सही। अच्छा, ये डॉक्टर इरम ने जो बात की है ना, मैं ये चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा इसको एक और एंगल से, कि ये जो बाइनरी में अगर हम सोचें ना कि पर्टिकुलैरिटी और यूनिवर्सलिटी, तो शायद ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना। जी। इसको दोनों चीजें साथ साथ किसी ना किसी हद तक इनको मेरा ख्याल है कि चलाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि कुछ ना कुछ बहरहाल ऐसी, जैसे आपने खुद कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व, सोसाइटी मिलके इस पे तफाके राय नहीं कर सकती कि हम झूठ बोलेंगे। हाँ, ये ब्रॉडर जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जब हम इनको ऑपरेशनलाइज करते हैं तो चीजें वो कॉन्टेक्स्ट में चली जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल कह लें कि अगर हम, अच्छा एक और भी उसको देखने का तरीका है मेरे ख्याल में, अगर हम क्लासिक लिटरेचर को देखते हैं या क्लासिक मूवीज को देखते हैं, तो हमें उसमें भी लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो है डिफरेंट टाइम्स में, अगर टाइम स्पेस के जो जो पर्टिकुलरिटीज हैं, इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी, जो परसिस्टेंट हैं, जिसमें कंसिस्टेंसी है। अब अगर ह्यूमन बिहेवियर में इस तरह की एक तो कॉमनैलिटीज हैं और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कंसिस्टेंसी है, तो इसका मतलब ये है कि उनको डील करने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी वो मुमकिन है कि हो सकती है। और दूसरा पहलू उसका ये आ जाता है कि वही जो बात मैंने पहले की थी कि अगर कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो टाइमलेस हो, तो फिर हम खड़े कहाँ। तो ये काफी मुश्किल है, अगरचे पोस्ट मॉडर्निस्ट जितनी भी थ्योरीज हैं वो इसको नहीं मानती, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको शायद पूरी तरह से उस तरह से सब्सक्राइब भी नहीं किया जा सकता कि टोटल जो एक क्योस जो है वो फिर हमें कहाँ लेके जाएगा अगर हम उसको बिल्कुल इनकार कर दें। तो ये क्वेश्चन है, मतलब इस पे कोई मेरा वो हतमी जवाब तो नहीं है, कोई भी इसमें दोस्त जो है वो ऐड कर सकता है, आप भी बिल्कुल डेफिनेटली।
ये शायद जो सर एक एम्पैथी और का जो जी 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 एक जी शफीक सर, साहब, प्लीज एक गो मिनट, अहेड। डॉक्टर साहब को पहले उनका आज जी उनका दिन है, पहले उनको सुन ले फिर आप। सर मैं बस एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाह रही थी कि जब इवन हम एम्पैथी का भी आइडिया देखते हैं ना, ये बड़ा डिमांडिंग आइडिया है कि हम एक दूसरे के साथ एम्पैथेटिक हों, क्योंकि इतना डिमांडिंग है। बास लोग इसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि शायद इतने एम्पैथेटिक हो कि हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, और शायद एक रिमूव कंपैशन जो बुद्धिज्म के अंदर से एक चीज है कि रिमूव कंपैशन वाली चीज ज्यादा बेहतर है। अब उसको हम इन प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मुश्किल काम है, लेकिन किस हद तक कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन हम लेके आएंगे, उसके साथ आसान नहीं है जमीन करना। जी सर। जी शफीक साहब। अच्छा शायद सर, ये जो बात चल रही है ना इंडिविजुअलिटी की और यूनिवर्सलिटी की और खेओस की वर्स मोरालिटी की, एक डिस्टिंक्शन में बड़ा जाती तौर पे देखता हूँ, वो ये है कि जो है ना बहुत सारी सोसाइटीज वो आपकी एथिक्स या मोरल वैल्यूज आपकी क्या है, they don't really bother. Everybody is a lot independent in doing that. तो जिस चीज को रोका जाता है वो है लीगैलिटी या लीगल बाउंड्रीज। तो दैट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन नाउ इन टर्म्स ऑफ कि जी हो सकता है चीजें जो हैं वो एथिकल या लीगल भी हो सकती हैं, बट इट्स पॉसिबल कि कुछ चीजें लोग ना समझें कि वो एथिकल हैं या नहीं, लेकिन वो लीगल बहरहाल हैं बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो जो केओस है उसको रोकने के लिए जो लीगल सिस्टम है दैट इज इन प्लेस, और उसके बाद लोग अपने जो मॉरल्स या एथिक्स या जो भी उनकी वैल्यूज हैं उनको वो जिस तरह से भी वो प्रैक्टिस करते चले जाएं, दैट डज नॉट क्रिएट अ केओस। यानी अगर मैं बाकी चीजों को तो छोड़ूं, कंट्रोवर्शियल चीजों की तरफ ना जाऊं, क्रिकेट लोग खेलते हैं, अच्छा उसमें एक जमाने में जब गेंद बैट को लग के कीपर के पास जाती थी, जो पता नहीं चलता था कि एज लगा या नहीं लगा, बैट्समैन को पता होता है, कीपर को भी पता होता है। तो नॉर्मली जो ट्रेंड था वो ये था कि लोग इफ दे डिड नॉट वॉक बिफोर अंपायर सेड दे वर आउट, तो उस पर बड़ी बहस चलती थी। लेकिन अब वो जो बहस है वो खत्म हो गई है। उन्होंने कहा जी अगर तो अंपायर ने आउट दिया, अब टेक्नोलॉजी भी आ गई उसको सपोर्ट करने के लिए, तो ठीक है, उसके चलने या ना चलने का एथिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अपने मॉरल्स हैं। वो कहता है जी अगर अंपायर की नौकरी है, मैं उसने अगर अपना काम नहीं किया तो व्हाई शुड आई गो होम, राइट। सो अब जो केओस है उसको रोकने के लिए लीगैलिटी आ गई है, बाकी लोगों को काफी फैसिलिटेट कर दिया गया है अपनी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज, अगर वो एक दूसरे के जिस तरह से भी हैं उसकी बाउंड्रीज और उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शफीक साहब, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये भी है कि लॉ जो है ना इटसेल्फ, उसकी भी मॉरल फाउंडेशंस हैं, वो उसके बगैर नहीं है ना, डिवोर्स्ड नहीं है उससे, मॉरल फाउंडेशन से। मतलब बात का नुक्ता नजर है कि लॉ इटसेल्फ जो है ना वो मोरालिटी का एक एक्सप्रेशन है, उसकी एक फॉर्म है। और लॉ जो है वो जाहिर है कि ये भी एक चेंजिंग है, स्टैटिक नहीं है। जब उसकी लीगैलिटी या उसकी जो जो मॉरल क्वेश्चंस उस पे आएंगे, तो उसकी जो अभी हम थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू में कर रहे थे उसमें उस वक्त नहीं, नदीम साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो लॉयर हैं, कि भाई अगर लॉ पे इटसेल्फ क्वेश्चंस आना शुरू हो जाए कि ये लॉ कितना एथिकल है, कितना मॉरल है, तो फिर उसको भी जाहिर है कि वो चेंज होगा या उसकी जरूरत महसूस होगी कि इसको तब्दील किया जाए। हाँ, ये डिस्टिंक्शन जरूर है कि देखिए जो जो लीगल, चाहे वो ग्राउंडेड हैं मॉरल प्रिंसिपल्स में, लॉज और रूल्स जो हैं, लेकिन वो हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को एड्रेस करते हैं। हम बिहेव कैसे करेंगे, और बाकी जो पर्सनल एथिक्स हैं, जो हमारी पाइटी है या जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, वो हमारे जाहिर है प्योरली वो पर्सनल है। लेकिन सोसाइटी को, कलेक्टिविटी को रन करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए, और वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो एसेंशियली कुछ ना कुछ उनकी वो मॉरल प्रिंसिपल्स ही हैं बेसिकली, जिनको आप बाद में कानून की सूरत में कोडिफाई करते हैं। तो मेरा ये इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है। ये दोस्त खामोश क्यों बैठे हैं भाई, इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हम मिलजुल के थोड़ा सा अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, जब हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो जब हम लॉ का रोल देखते हैं ना सोसाइटी के अंदर,
स्टेट के क्या फंक्शंस हैं और कैसे लॉ के थ्रू वो क्या अचीव क्या हम करने की कोशिश करें। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से देखते हैं कि लोगों के क्योंकि नेगेटिव राइट्स भी होते हैं और पॉजिटिव राइट्स भी होते हैं। नेगेटिव राइट्स ये कि अदर्स शुड लीव मी अलोन, लोग मुझे हार्म ना पहुंचाए, और पॉजिटिव राइट्स ये कि जब मुझे हेल्प की जरूरत है तो लोग मुझे हेल्प करें, जो हम सबके राइट्स हैं। ठीक है, अब स्टेट जब काम करती है, लॉ का फंक्शन है कि लोगों के नेगेटिव राइट्स फुलफिल किए जाएं, यानी कि इतना लॉ बनाओ, इतना लीगैलिटी जरूर हो कि लोग दूसरे को हार्म ना पहुंचाए, जो आप कह रहे हैं ना कि chaos से किस तरह हम बच सकते हैं। लेकिन लॉ कभी भी आपको मोरल एक्सीलेंस की तरफ नहीं लेके जाता। लॉ आपको मोरल मिनिमम पे जरूर रखता है कि भाई इतना कर लो, ठीक है, कम से कम इतना आप जरूर करें कि हार्म से एक दूसरे के लोग बचे रहें, लेकिन मोरल एक्सीलेंस की तरफ नहीं लेके जाता। और बात दफा सर आप, वो तो है कि लॉ विद इन द मोरल फ्रेमवर्क ही बनाया जाता है, लेकिन बात दफा कुछ ऐसी चीजें जैसे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं कि एक्सीडेंट्स की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बाज़ दफा बहुत मोहतात होते हैं और स्टिल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लॉ तो आपको पकड़ लेगा क्योंकि आपने हार्म क्रिएट कर दिया, लेकिन मोरली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल क्योंकि इंटेंट उसके अंदर शामिल नहीं था, इंटेंशन नहीं थी। तो शायद वो स्टेट की ड्यूटी क्या है, लॉ से हम अचीव क्या करना चाहते हैं, तो लॉ से बिल्कुल सर हम केओस से ही बचाना चाहते हैं सोसाइटी को, लेकिन अगर हम मोरल एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहेंगे तो वो लॉ के थ्रू पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच। जी अय्याज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शफीक साहब वाली बात को ही कहूंगा कि ये जो अनरिटन रूल्स को हम फॉलो करने की बात करते हैं, जो कि मॉरल रूल्स की बात करते हैं, वो लिटिल बिट कहीं ना कहीं अगर जाके लीगैलिटी के साथ प्रोटेक्टेड हों सोसाइटी के अंदर, ये नहीं है जैसे मैम ने अभी कहा है कि लिटिल बिट भी लीगैलिटी उन्हें सपोर्ट करे तो देन सोसाइटी कहीं बेहतरी की तरफ, बेटरमेंट की तरफ हो सकती है ना ज़्यादा, एज कम्पेयर टू हम जस्ट नॉर्म्स की बात करें और वो प्रोटेक्टेड लीगैलिटी के साथ ना हो तो इट बिट बी लिटिल डिफिकल्ट। आपकी इस बारे में सर क्या राय है मैम से, प्लीज कुछ। जी डॉक्टर शाजिया, यू गॉट द क्वेश्चन? जी जी, आई गॉट द क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि लॉ शायद इन्फोर्समेंट लॉ की ऐसी हो कि रादर देन डिपेंडिंग ऑन आवर नॉर्म्स, हम लॉ के थ्रू लोगों की मोरालिटी को अप्रोच करें। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा फ्री विल का प्रॉब्लम है। ऑल्दो हमने कहा कि लॉ इसलिए होता है कि क्योस से सोसाइटी को बचा ले, हम एक दूसरे के हार्म से बचा ले, लेकिन हमें अच्छाई की तरफ लेके जाना शायद ये लॉ का फंक्शन नहीं है। वो कहीं नॉर्म के थ्रू ही हम जाएंगे, वो कहीं वैल्यूज के थ्रू ही हम जाएंगे, वो हमने कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी डिसाइड करना होगा। देखिए बहुत सारी अच्छी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लॉ नहीं बनाया जा सकता, जो इंसान की जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लॉ नहीं बना सकते कि ऑल्दो वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करें, बड़ा जरूरी है, बच्चा इसके बगैर परवरिश नहीं पा सकता, लेकिन क्या कोई ऐसा लॉ है कि जब आप कंपलसरी कर दें हर एक, और जो नहीं मोहब्बत करेगा उसे पकड़ के जेल में डाल दें? ऐसे नहीं हो सकता। सो वहां पे कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं, जब हम पॉजिटिव ड्यूटीज की बात करते हैं, लोगों की एक दूसरे के टुवर्ड्स जो हैं, हम दूसरों को हेल्प आउट कैसे करते हैं, हम लोगों की वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअली एज अ सोसाइटी, तो शायद लॉ के थ्रू इस तक जाना बहुत मुश्किल काम हो। शायद अगर कोई ऐसी सोसाइटी हो तो उसमें इंसान की फ्री विल ही खत्म हो जाएगी, बड़ा मुश्किल होगा उसमें भी सरवाइव करना। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट जो गुफ्तगू है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं मैं कह रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हम थोड़ा सा पोलिटिसाइज कर दें ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ले आए तो काफ़ी डिबेट जनरेट होगी मुझे लगता है। और उसमें मैं थोड़ा उसका आगाज़ करता हूँ कि जैसे ज़िया साहब जो थे ना, उन्होंने थ्रू लॉ हमें मोमन बनाने की कोशिश की और हम बड़े अच्छे मुनाफिक बन गए अल्टीमेटली। आज सारे एग्री करते हैं इस पे। मतलब ये लिमिटेशन है कानून की। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ एक बड़ा पॉपुलर जो थॉट है ना कि एक हुक्मरान अच्छा चाहिए हमें और कानून अच्छा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और बस वो सुबह उठे और नाश्ता को 100 बंदों को लटका दे और फिर हम ये सोसाइटी ठीक हो जाएगी। ये बड़ी पॉपुलर मिसकंसेप्शन है। मैं अगेन उस बात को लाऊंगा कि कानून आपके एक्सटर्नल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, वो आपको नेक नहीं बनाता। ये उसकी लिमिटेशन है, वो बना ही नहीं सकता नेक आपको, नेक आपने खुद बनना है। तो ये जो है ना, ज़िया का जो दौर है वो एक बड़ी मिसाल है जो हमने कलेक्टिवली
मोमन बनाने की कोशिश की सरकारी तौर पे। और उसके अलावा अगर करिकुलम में आ जाए तो 75 ईयर्स हमने पाकिस्तान स्टडीज के थ्रू मुहिब्बे वतन बनाने की कोशिश की, और इस्लामियात के जरिए हमने अच्छे मुसलमान बनाने की कोशिश की। दोनों कोशिशों के नतायज इस वक्त जिस लेवल पे हैं वो हमारे सामने है। इस पे मुझे मजीद कमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किंजा फिर कोई बात करना चाह रही है? जी किंजा। सर, किंजा भी बात करना चाह रही है, शफीक साहब ने भी कोई कमेंट किया है मेरे ख्याल में आपकी बात को लेके, उसको भी चैट में देख लीजिए। मैं देखता हूँ। जी किंजा, और फिर हाशिम फारूक। जी किंजा। सर, लॉ की बात की कि उसको मोरालिटी को उसके अंदर मर्ज कर दें या उसके अंदर ले आएं, तो मैं ये सोच रही थी कि लॉ जो है वो तो हमें बाइंड करता है, ठीक है, और जबकि मोरालिटी जो है वो तो थोड़ी मतलब अगर वो थोड़ी अनकंडीशनल नहीं होती है, वो तो इंसान की इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। या अगर हम जैसे लव की मैंने एग्जांपल दी, तो लव भी अनकंडीशनल होता है। और अगर हम लोगों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम उनको डंडे के जोर पे तो नहीं बना सकते ना। हम आओ किसी को मारें और उसे बोले कि तुम अच्छे इंसान बन जाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर से वो एक गुड पैदा होगा। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बहुत ठीक शुक्रिया है। बेटे। और आप बिल्कुल ठीक समझिए कि बड़ा मुश्किल है लॉ के थ्रू मोरालिटी को लोगों के अंदर उनको अच्छाई की तरफ लेके जाना। और तो कुछ आउटकम्स हम जरूर अचीव कर सकते हैं उससे, लेकिन अच्छे इंसान बनने का जो आउटकम है वो बड़ा मुश्किल है उसके थ्रू अचीव करना, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए लॉ बनाया नहीं जा सकता। अच्छा, मैं छोटा सा कमेंट करूंगा। ये जो शफीक साहब ने सवाल किया ना सऊदीज के बारे में, देखिए सऊदीज एक डिफरेंट सोसाइटी है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी उनकी पूरी हिस्ट्री की ट्रेडिशन है। वो सिर्फ कानून नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इवन सऊदिया हो या कोई भी हो, कानून के थ्रू आप लोगों को नेक नहीं बना सकते। आप उन पे एक ऑर्डर इम्पोज कर सकते हैं, वो कितना सक्सेसफुली आप करते हैं वो आपकी इफेक्टिवनेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। नेक बनाना और चीज है वो, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करना एक और चीज है। वो डिस्टिंक्शन मेरे ख्याल में फिर भी रहती है, चाहे सऊदी अरब हो चाहे पाकिस्तान हो। तो उस हवाले से वो हमें, मेरा ख्याल है कि वो जहन में रखने की जरूरत है। जी हाशिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हाशिम फारूक फैसलाबाद से। अच्छा, मोरालिटी के हवाले से सवाल जो था या जिसमें मुस्लिम उलमा ने भी थोड़ा सा काम किया, उसमें इख्लाकियात और मुआशकियात आपस में क्या है, यानी मोरालिटी और इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक कंडीशन इंसान की, दोनों में क्या रहता है, किस पे अपने खुद और शादिल्लाह और उलमा का इसके ऊपर थीस रहा है, इस हवाले से आपकी क्या? अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा शफीक साहब ने भी इनडायरेक्टली इसको टच किया था। जी डॉक्टर साहब। जी, मोरालिटी को किस तरीके से सर इस्लामिक उलमा ने जिस तरीके से इसको डिफाइन किया, या बेसिकली डॉक्टर इकोनॉमिक्स के साथ शाजिया, ताल्लुक है? बेसिकली डॉक्टर शाजिया, मेरा ख्याल है कि सवाल की सब्सटेंस ये है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनका मोरालिटी के साथ क्या ताल्लुक है। और उसके साथ एडिशनली ये है कि मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको डील किया है, वो मेरा ख्याल है कि सेकेंडरी बात है, लेकिन बुनियादी बात यही है कि इकोनॉमिक कंडीशंस और मोरालिटी का कोरिलेशन किस तरह से। जी, इकोनॉमिक कंडीशन इससे अच्छा है। जब हम मोरालिटी की बात करते हैं ना, अभी तक तो हम इंडिविजुअल मोरालिटी की बात कर रहे थे, हमने कहा जी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या सोसाइटी की मोरालिटी जिसकी सोर्स शायद इंडिविजुअल है, लेकिन जाहिर बात है किसी सिस्टम की भी अपनी मोरालिटी है। फॉर एग्जाम्पल जब सिस्टम लेवल की मोरालिटी को देखते हैं तो हम कैपिटलिज्म की भी मोरालिटी देखते हैं कि वो क्या है, सोशलिज्म की भी मोरालिटी देखते हैं कि भाई बुनियादी उसूल हैं क्या जिन पे ये खड़े हुए, क्योंकि है तो ये आइडियाज ही ना, उन आइडियाज के बेस पे, और उन आइडियाज की अगर मोरल फाउंडेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म का आइडिया की बुनियाद के अंदर फेयरनेस का आइडिया है कि भाई जितना जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी उसको उतना रिवॉर्ड दे दे। और बेसिकली अगर आप ये आइडिया देखें तो वो पीछे जॉन लॉक का आइडिया लेके कि प्रॉपर्टी राइट्स का आइडिया, बहुत सारे आइडियाज की बुनियाद पे कैपिटलिज्म खड़ा है, लेकिन मोरल आइडियाज में फेयरनेस का आइडिया है। इसी तरह क्योंकि ये इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर फिर जब लोग उस सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं तो वो उनकी मोरालिटी को शेप करता है। जितने कॉम्पिटिटिव हम हो चुके हैं इन सिस्टम्स में रह के, और जैसे हम
वन अगेंस्ट अदर, वो जिस तरह से हम देखते हैं चीजों को, तो वो तो सिस्टम ने ही हमें अफेक्ट किया है। शायद हम किसी और सिस्टम में रहते, किसी और तरह के माशरों में, किसी और तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स में होते, तो हम चीजों के बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचते, सही और गलत के बारे में राय और तरह से बनाते। तो फर्क तो है, जाहिर बात है, हम एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, वो सिस्टम हमें अफेक्ट करता है। जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं ना चीजों को अफेक्ट करने की, एक लैंग्वेज किस तरह हमें अफेक्ट करती है वो आप मैक्रो लेवल पे देख सकते हैं। एक सिस्टम हमें कैसे अफेक्ट करता है, हमारे बिलीव्स कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम निकाल तो नहीं सकते अपनी लाइफ से, तो वो अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल। वो सही गलत का तयन करने में कहीं हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं या हमें सर्टन वे में शेप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म के अंदर रहते रहते लोग बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं, लोग मटेरियल टर्म्स में अपनी सक्सेस को देखना शुरू कर देते हैं। यही अगर आप सोशलिज्म में हो तो वहां पे बुनियादी मोरल फाउंडेशन ये कि क्योंकि इंसान एक फैमिली की तरह है, इसलिए फैमिली में जैसे कमजोरों को सहारा दिया जाता है, तो ऐसा करते हैं कि माशरे के मजबूत लोग कमजोरों को सहारा दिया करें। और अगर आप वो सिस्टम देखें सोशलिज्म का, तो वो कोलैबोरेशन के ऊपर बेस करता है। लेकिन हर सिस्टम के अपने फ्लॉज भी हैं, अपने मसले भी हैं। सो कोई भी ऐसा परफेक्ट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम तो हमारे सामने अभी है नहीं कि जिसको हम कहें कि जी इसमें कोई मोरल इश्यूज नहीं है और इसको लेके हम चल सकते हैं। कोई भी सिस्टम आप उठा के देखेंगे और उसके रूट्स में जाएंगे तो मसले मसाइल तो नजर आएंगे। इगैलिटेरियन का सिस्टम भी उठा लें जिसमें सब कहते हैं जी सब लोग इक्वल हैं, इवन उसके अंदर भी मसला है कि लोग कहते हैं भाई सब इक्वल नहीं होते, सबकी इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं जाती सोसाइटी के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कि हम सोसाइटी के बेनिफिट्स और बर्डन लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें? तो समहाउ इकोनॉमिक सिस्टम्स अफेक्ट करते हैं हमें। और दूसरा, अगर आप इस्लामिक उससे बात करें, मैंने बहुत लोगों को तो नहीं पढ़ा, मैंने इमाम गजाली को ही पढ़ा है और उनका काम ही थोड़ा देखा है कि कैसे मोरालिटी हमें अफेक्ट करती है, और बेसिकली डिफाइन करने के लिए कि कैसे हमारी कोर बीइंग से इसका ताल्लुक है और हमें बनाती है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में ही मैं आपको बता सकती हूँ कि इमाम गजाली का जो काम है, हाँ मॉडर्न जितना इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट का या इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको लेके पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स से रिलेट करके काम किया है, उससे मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। मैं थोड़ी और वाकिफियत पैदा कर लूंगी फिर इंशाल्लाह इस पे मैं कमेंट कर सकूंगी, अभी तो मैं नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा, लेकिन साद का क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद मैं फिर बाद में कमेंट करूँ। जी साद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नहीं आ रहा है बेटा, तुम्हारा भी कोई शरई मसला बन गया है? नहीं सर, शरई मसला तो नहीं है। कैसे हो, क्या हाल है? अच्छा करो। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या कुछ ऐसे डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर्टिकुलरिटी का रूम नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर हम एक साइड पे ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को और हर किसी के ओपिनियन को, हर किसी के कॉन्टेक्स्ट को अगर हम एक जितनी वैल्यू देंगे, तो उसके अंदर फिर यूनिवर्सल फेयरनेस के प्रिंसिपल्स का कितना रूम रह जाता है? क्योंकि मतलब एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है और डिफरेंट लोगों की जो मोरालिटी की और फेयरनेस की और जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वाइट डिफरेंट हैं। और अगर हम दूसरी तरफ रिलेटिविज्म की बात करते हैं कि जहां आजकल जो है हमारा सोसाइटी जा रही है कि हर किसी का ओपिनियन इक्वल है, हर किसी का ओपिनियन इक्वल तो नहीं हो सकता। मतलब खास तौर पे वेस्ट के अंदर जो आजकल एक स्नोफ्लेक कल्चर डेवलप हो गया है, जहां हर कोई हर बात पे ऑफेंड होता है, हर किसी की बात की इक्वल वैल्यू है और मतलब आपने एग शेल्स पे वॉक करना है। तो मतलब ऑब्वियसली पर्टिकुलरिटी को मोरालिटी के सेंस में इस तरह कोरिलेट करना कि हम हर चीज को इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, मे बी वो नहीं है, लेकिन डाउन द लाइन अगर हम पर्टिकुलरिटी की बात करते हैं तो फिर उसके एंड रिजल्ट क्या यही नहीं होता कि जो अटर रिलेटिविज्म वाला कि हर चीज बंदे की, हर वैल्यू की, हर कॉन्टेक्स्ट की मतलब इक्वल स्टैंडर्ड है, जबकि इक्वल नहीं होता। मतलब काफी लोगों की बात लॉजिकल होती है, काफी लोगों की नहीं होती। खास तौर पे मतलब वेस्ट में तो अभी इशू बहुत ज्यादा आ रहा है रिलेटिविज्म वाला कि मतलब एवरीवन इज इक्वल एंड एवरी ओपिनियन हैज एन इक्वल वैल्यू। तो इस पे काइंडली थोड़ा एक्सपेंड कीजिएगा, थैंक यू। साद अच्छा सवाल है आपका, गुड। जी जी, जब हम पर्टिकुलरिटी का देखें, हमने इसीलिए उस पर क्रिटिसिज्म भी जो है वो आइडेंटिफाई किया कि एक तो इशू है कि हर मोरली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जैसे जैसे ऐड होती जा रही है, हमारा वी आर बजेबल ना, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया जा सकता है। लेकिन कहीं अगर आप इसका काउंटर
आर्गुमेंट लेके आए, जवाब लेके आए, तो एक जवाब ये भी है कि नहीं, क्योंकि रीजंस की जब हम बात करें, देखिए मोरालिटी को बेटा यहाँ पे हम बिलीफ के ऊपर नहीं रख के देख रहे, हम यहाँ पे उसको रैशनैलिटी के थ्रू देखने की कोशिश करें, रीजंस के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करें। तो कहीं पे शायद हम ये तो डिफाइन कर सकते हैं ना, अगर हमारी रीजनिंग एबिलिटी हम डेवलप कर लें कि किसके रीजंस बेहतर हैं, कॉमन सेंसिकल है, हमें समझ में आते हैं। हाँ, लोग, हर किसी के पास अपनी जस्टिफिकेशन होती है, ऐसा नहीं है। लोग कहेंगे, आप कहेंगे ना कि जी जब हम रीजंस की बात करें, हर शख्स कहेगा जी मेरे रीजंस हैं, मेरे पास कंप्लीट जस्टिफिकेशन है जिस भी नतीजे पे मैं पहुंचाऊं। लेकिन वो जस्टिफिकेशन क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, कितने साउंड आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो कहीं पे हमें बैठ के वो देखना है। तो आजकल तो वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो मुझे पता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो, आप डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी की जब हम बात करते हैं और हम सबको शामिल करने की बात करते हैं, वेस्ट में इट्स अ वेरी पॉपुलर आइडिया। लेकिन शायद वो आइडिया जो है ना बेटे, वो बेस्ड है कहीं पिछली इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस करके, पिछली जो एक्सक्लूसिव वे में कुछ लोगों को सहूलत दी गई और बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड किया गया, शायद वो वाला आइडिया है। तो वो क्योंकि इनजस्टिस को कहीं कि जी पहले इन लोगों के साथ इनजस्टिस होता रहा तो इनको शामिल करें, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को अहमियत दें। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू का एक वेटेज नहीं होता। इसलिए आपको पता है डेमोक्रेसी भी कोई बड़ा एथिकल सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सबका वोट ही एक काउंट होता है। तो बड़ा मुश्किल है कि क्या सबका वोट, सबकी राय, सबकी बात इतनी ही अहम है। स्टिल फिर अगर हम इक्वालिटी वाला असूल जब लेके आते हैं ना कि नहीं जनाब सारे ह्यूमंस इक्वल हैं, बाकी सारी बातें बाद में, तो इसीलिए आप देखें हम बार बार ये बात कहें, डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। हम फॉरेन जो है उसको यहाँ पे मेरे ख्याल में शफीक साहब भी कुछ कहना चाह रहे कि ये जो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन वाला आइडिया से, मैं भी ना हमारे एक सोसाइटी है यूएसए की, तो उसके साथ हम उस कमेटी में भी हैं, काम भी करते हैं, तो बड़ी हमारी डिबेट है इसको लेके कि डाइवर्सिटी असल में है क्या। हम बड़ी सुपरफिशियल वे में डाइवर्सिटी को देखते हैं कि शायद रेस के टर्म्स में देख रहे हैं, जेंडर के टर्म्स में देख रहे हैं, हमने उसको बड़ा कैटेगराइज उस तरह से किया हुआ है। लेकिन डाइवर्सिटी तो हम साइकोलॉजिकली भी डाइवर्स हैं, हम इमोशनली भी डाइवर्स हैं, इवन हम जैसे नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं, चीजों को समझने, हम बड़ी डाइवर्सिटी तो उसमें भी है। तो somehow अगर हम एक पर्टिकुलर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कहें जनाब ये ठीक है, और दूसरी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कहें, तो इन दी एंड हम क्या करेंगे, हम अपने लिए ही किसी चीज को समझने के रास्तों को कम कर रहे हैं। तो शायद ये इतनी जजमेंटल होने के बजाय, मैं बार बार शायद सारे, अगर आप इसका क्रक्स निकालें ना इस पॉइंट का, तो बेटे वो यही होगा कि शायद इतना जजमेंटल होना ना मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वहां पे हम सही और गलत का तयन इतने जल्दी नहीं कर सकते, चंद जुमलों में, थोड़े से टाइम के अंदर। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा हौसले के साथ हम दूसरों की बात तो सुनी जा सकती है, अच्छी लगे ना लगे, बात तो सुनी जा सकती है दूसरों को। चले, हाशिम साहब हैं हमारे साथ, हाशिम फारूक साहब ने जो क्वेश्चन किया था। हाशिम साहब। जी 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 मैं सुन रहा हूँ सर, करिए बात आप। अच्छा हाशिम साहब, वो जो उसका जो आप मुस्लिम स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, उस पर तो मैं भी कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो बाकी सवाल का हिस्सा है ना, उसमें मेरा ख्याल है आप शायद आप बता दीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, मसलन ये है कि पावर्टी है सोसाइटी में, आपकी मुराद ये है शायद, तो उसमें मोरालिटी जो है वो उसके साथ क्या से रिलेशनशिप बनेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाशिम जी जी बिल्कुल, आप इसको दोनों तरह सेटअप ले सकते हैं। मतलब अगर गुर्बत बहुत ज्यादा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा इंसानी मोरालिटी के ऊपर, उसकी मतलब मॉरल साइकोलॉजी के ऊपर, और इसी तरह अगर बहुत ज्यादा अमारत है और मतलब उसके ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, मतलब दोनों दोनों कंडीशन आप ले सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। इसमें शफीक साहब ने 2 दफ़ा रेफरेंस दिया है, वो मैस्लो का जो मॉडल है, इनका ख्याल है कि वो कलेक्टिविटीज पे भी अप्लाई उसी तरह से होता है। मैं भी इसे इत्तेफाक करता हूँ काफ़ी हद तक। दूसरा इसके साथ जो है ना, अगर सोसाइटीज में
आप ये देखें कि डेवलपिंग सोसाइटीज़ के बारे में जो डिबेट है, जो सोशियोलॉजी में एक डखाइम ने जो उसको एनालाइज किया है कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें नॉर्मलेसनेस होती है। अच्छा, उसकी बड़ी ये इंटरेस्टिंग स्टडी है। नॉर्मलेसनेस से क्या मुराद है कि कोई वैल्यूज़ नहीं होती। वो एक ट्रांजिशन का फेज़ है, क्योस का फेज़ है। तो मोस्टली डेवलपिंग सोसाइटीज़ जो हैं उस फेज़ से गुजरती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो उनकी ट्रेडिशनल जो जो सोसाइटी में जो क्लासेस हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाती हैं और उनका वैल्यू सिस्टम भी डिक्लाइन की तरफ जाता है, वो शैटर होता है। और नई जो क्लासेस जो इमर्ज करती हैं, इकोनॉमिक क्लासेस जो हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मतलब डेवलप होने में, सोसाइटी में एक कंसेंसस डेवलप होने में, एग्रीमेंट पैदा होने में वो वक्त लगता है। तो जब तक ये प्रोसेस चलता है तो उसमें नॉर्मलेसनेस की कैफियत होती है। और मुझे ये लगता है कि ये जो नॉर्मलेसनेस की जो जो कैफियत है, हम शायद उसमें से गुजर रहे हैं ना। हमारे यहाँ मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कहने को कुछ और हैं, अमली तौर पे कुछ और हैं। मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाजिया ये रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पढ़ाता रहा हूँ, काफ़ी साल मैंने पढ़ाया। और अक्सर मैं ये सवाल पूछता था स्टूडेंट से कि आप कोई 5-10 जो हमारी वैल्यूज़ है ना वो आइडेंटिफाई करें इस्लाम की कि वो कौन सी है, और फिर उनकी आप थोड़ा सा तज्जिया करें कि वो प्रैक्टिस के हालात क्या हैं उनके बारे में। अच्छा, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जो है ना, किसी ने भी ये कहा हो कि ये प्रैक्टिस हो रही है। मतलब सब ने इस बात की तस्दीक की है कि ये वैल्यूज़ हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही, प्रैक्टिस बिल्कुल इसके बरक्स है। तो शायद ये बात जो है वो दुरुस्त है इस एतबार से। और दूसरा, जैसे लिटरेचर में हमें इंडिविजुअल भी एग्जांपल्स मिलती हैं ऐसी कि जैसे किसी नॉवल में एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे को शर्म दिलाता है कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती ये जो हरकत तुम कर रहे हो, तो वो कहता है कि आई कांट अफोर्ड मोरालिटी, मैं जितना गरीब हूँ मैं मोरालिटी अफोर्ड ही नहीं करता भाई। तो इसका रिलेशनशिप तो दिखाई देता है हमें। और इवन जो जजमेंट्स हैं इस्लाम के हवाले से भी जो कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें भी हमें नज़र आता है कि भाई उनकी रीजंस को देखा गया और उस पर वो सज़ा उस तरह से जो है वो अप्लाई नहीं हुई। अगर उसकी पावर्टी रीज़न थी क्राइम की, चोरी की, ये हज़रत उमर के हवाले से एक बड़ी मशहूर एग्जांपल जो है वो हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती है। तो ये रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता है बहरहाल। तो और इस पे कोई कमेंट हो? किंजा कुछ कहना चाह रही हैं? जी किंजा। जी सर इसी पे बात करूंगी। मैम शाजिया ने बड़े अच्छे तरीके से इस पे बात की कि इकोनॉमिक्स में वो फेयरनेस और इक्विटी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और एथिकल इकोनॉमिक्स के जुमरे में आते हैं। वो चीज़ें हैं मौजूद इकोनॉमिक्स में लेकिन वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ी क्रूएल लगती है इन अ सेंस के अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है तो उसके लिए ज़ाहिर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ती है और उसके जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, या अगर हम लोग कुछ कंट्रीज़ की बात कर लें वहाँ पे जो लेबर के राइट्स के हवाले से अब्यूज़ होता है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो क्रूएलिटी को वो करती हैं। दूसरी तरफ जो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो और जो मुस्लिम उसमें था कॉन्टेक्स्ट में, उसमें ये है कि जैसे इंटरेस्ट है वो आपके उसमें तो हराम है ना, आपके जो क्या कहते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स है। लेकिन मीनवाइल जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है वो उसको प्रमोट करती है और उसका सिस्टम जो है वो उस पे बेस करता है। तो ये 2 चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शन है। और दूसरा वही वाली बात है कि अगर पॉवर्टी है आपकी सोसाइटी में और हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो दैट लीड्स टुवर्ड क्राइम, जो कि ओवरऑल जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है उसको हायरार्की होती है उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही थी। ठीक, मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट करना चाहूँगी। जी सर, इस पे कमेंट करना चाहूंगी कि जब हम जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है वो कैसे हमारी मोरालिटी को अफेक्ट करती है, तो थोड़ा सा सर अगर आप कार्ल मार्क्स को भी एक्सप्लोर करें ना, और मार्क्सिज्म में वो जो कहता है कि जो उसने जो कैपिटलिज्म के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, अगर कैपिटलिज्म हम कहते हैं कि मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया के अंदर, तो वो कहता भी यही है कि जब दोनों के जो इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना, अमीर के लिए, गरीब के लिए, या वर्कर क्लास के लिए और जो पैसे वाली क्लास है उसके लिए, उसके मोरल आउटकम्स ही हैं। मतलब जब बहुत पैसा होता है तो लोग हर चीज को
जरूरी नहीं है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम ये पॉसिबिलिटी है कि लोग हर चीज को पैसे के टर्म्स में ही तोलेंगे, क्योंकि वही चीज उनके पास, उनका रेफरेंस पॉइंट वो है। तो रिश्ते भी लोग पैसे के टर्म्स में तोलते हैं, टाइम को भी लोग पैसे के टर्म्स में ही तोलते हैं। तो वहां पे हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको एक प्राइस वैल्यू लगाते हैं और फिर उसी तरह से उनके साथ डील करते हैं। तो इफेक्ट तो उसके, मोरल आउटकम्स तो उसके हैं। फिर गरीब जो, जैसे हम अभी बात कहते थे, शफीक साहब ने भी कहा कि हायरार्की ऑफ नीड्स पे देखें तो भाई जिसकी तो भूख ही नहीं पूरी होती, उससे क्या बंदा मोरालिटी एक्सपेक्ट करेगा, उससे क्या सही और गलत का, उसकी सोच तो भूख से आगे जाती नहीं है ना, जा ही नहीं सकती। हमारे यहाँ मसला है कि हम जो अपने लिए मोरल स्टैंडर्ड्स, खाते पीते लोग जो अपने लिए हम मोरल स्टैंडर्ड समझते हैं ना, उसको हम बिल्कुल उसी तरह गरीब पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम है कि शायद हम सेम तरीके से उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस भूख से नहीं गुजरे, हम उस तकलीफ से नहीं गुजरे। तो माशरे में आउटकम्स तो है, इकोनॉमिक सिचुएशन के भी आउटकम है, क्रिएट होते हैं। और बाकी सर वो जो किन्जा के बाकी सवाल थे इंटरेस्ट से लेके और बाकी चीजें, उस पर तो मैं नहीं कमेंट करना चाहती। लेकिन ये कि वो जो सिस्टम है वो हमें जरूर अफेक्ट तो करता है। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो बात है ना मॉरल्स की और नेक होने वाली, अगर हाँ। बंदे की बुनियादी जरूरतें पूरी हों तो सोसाइटी को इस बात से यकीनन कोई गर्ज नहीं है कि कोई नेक है या नहीं, एज लॉन्ग एज जो उसके एक्शंस हैं वो हार्मफुल ना हो और जो कोई नेक आदमी करेगा उस जैसे दिखें। दैट्स एसेंशियली द कोर ऑफ इट। ठीक है, सोसाइटी को यकीनन इस बात से गरज नहीं है। और अगर आप देखें इन चीजों की प्रमोशन के हवाले से, तो मेरी नाकस अकल के मुताबिक 3 जनरल मोटिवेशंस हैं। एक तो वो है पनिशमेंट से बचने का डर, ठीक चीजों के हवाले से। ठीक है, दूसरी जो इंसेंटिव है वो है रिवॉर्ड कोई ना कोई, ठीक है, किसी ना किसी किस्म का। और तीसरी जो है फिर वो उस बंदे की स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसका जो लेवल है स्पिरिचुअलिटी का, इंटरनल सेटिस्फैक्शन का, वो ऊपर होना है। और ये तीनों अप्रोचेस जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यूज की हैं लोगों को चीजों के हवाले से बयान करते हुए। कभी दोजख से डराया गया, कभी जन्नत का अवार्ड या दुनिया की जो चीजें हैं उनसे बताया गया है, और कभी जो है वो बताया गया कि वो लोग जो हैं उनकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन कैसे है और उनका पीस कैसे है। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि कोई बंदा जब तक जो काम उस यूनिवर्सैलिटी के हवाले से या उसके बिलीफ सेट के हवाले से ठीक है वो करता है, तो इन तीनों में से किसी भी वजह से करता है, इट्स ओके। इस बेस पे मैं लोगों में डिस्टिंक्शन नहीं करता कि जी कोई बंदा सजा के डर से उसने ठीक काम किया, भाई काम ठीक किया, दैट्स प्रीटी मच इट। या उसने इनाम के लालच में किया, आई डोंट केयर लालच है या नहीं, डिड ही डू व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। और अगेन वो जो एक्शंस उसने करने हैं, ही इज द बेस्ट जज, तो उसके हवाले से भी ये है। और फिर अगर कोई बिल्कुल प्योरली नेकी के हवाले से करता है तो भी दैट इज एक्सेप्टेबल। दैट्स हाउ आई लुक एट these moral values in terms of how people act and how they are behaving. Not that I judge them, but whatever the cause is, I don't really personally, it doesn't matter to me. This is how I look at certain things. But that's what I wanted to say. That's it. सर जी मैं इस जी, पे इससे मैं थोड़ा- जी 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 डॉक्टर साहब आप करें। हाँ, पहले आप करें फिर मैं। जी हाँ, बिल्कुल शफीक साहब, जैसे आप बात कहते हैं, जब हम मोरल डेवलपमेंट को देखते हैं ना, तो उसमें बात हम बाज़ औक़ात यही कर होते हैं कि एक्शन एक ही हो रहा है, उसके पीछे रीजंस अलग है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि शायद सोसाइटी को इससे कोई भी गर्ज नहीं है कि हम कौन से रीजंस चूज करते हैं अपने एक्शन के लिए। मतलब अगर सोसाइटी के लेवल के आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं ना, सोसाइटी में कोई अच्छा काम कर रहे हो उसके या किसी हार्म से लोगों को बचा रहे हैं, कोई ऐसा जुर्म है जो हम नहीं कर रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम धोखा नहीं दे रहे, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डर से ही भले कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छे आउटकम्स हैं, तो दैट इज सोसाइटी को इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल डोमेन के अंदर ना, फॉर एग्जाम्पल अगर जहाँ पे फैमिली का डोमेन है, जहाँ पे आपके दोस्तों का डोमेन है, लोगों को आपके रीजन से फर्क पड़ता है और आपको खुद भी फर्क पड़ता है उससे। तो क्योंकि उसमें ज्यादा लोग सेंसिटिव है ना,
पीपल कैन सी कि अच्छा यार ये बंदा ये काम तो कर रहा है, और हम मुस्तकिल ना एट्रीब्यूशन हम दूसरों के रीजंस तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे होते हैं। जो हमारा सर्कल होता है ना जिसके अंदर हम होते हैं और चंद और लोग होते हैं, हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं अच्छा बंदे ने काम तो किया क्यों है इसने ये काम। सो क्योंकि हम एट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं। सो इन जनरल सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे, वहां पे वी आर हैप्पी कि लोग अगर अपने अपने काम करने के टाइम पे डू नॉट केयर कि वो किस वजह से करते हैं। लेकिन पर्सनल सर्कल के अंदर इस चीज या हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या है, उसकी मोरल वर्थ क्या है, कोई जरूरी नहीं है उसके बारे में रीजनिंग के बारे में ना। हम में से हर किसी का गोल जाहिर बात है मोरल फिलोसफर बनना तो नहीं है, और इतनी शायद फिलोसफी की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसके आउटकम्स अच्छे हैं, और पर्सनली फॉर एग्जाम्पल हम आपने जैसे स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात की, इसको हम ट्रांसेंडेंस भी कहते हैं, इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं अच्छे रीजन चूज करके, तो ये तो सर अपना अपना सौदा है जिंदगी के साथ, और ये तो लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है। तो अच्छा जब तक अच्छे आउटकम्स आ रहे हैं हमें भी कोई इशू नहीं है सर। हाँ, बड़ी हद तक आपने जवाब दे दिया, इसीलिए मैं पहले बात करना चाह रहा था। जी, अच्छा बहुत शुक्रिया। पर छोटा सा एक जुमला, असल में देखिए वो इखलाकियात जिससे सोसाइटी मुतासर होती है वो कोडिफाई होती हैं और वो लॉ बनती है। वो जिससे सोसाइटी मुतासर नहीं होती वो आपकी पर्सनल है, उससे कोई गरज नहीं है सोसाइटी को आप क्या करते हैं, सवाब के लिए कर रहे हैं, जन्नत के लिए कर रहे हैं, हूर के लिए कर रहे हैं, दोज़ख से बचने के लिए कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल मामला है। तो बाकी इखलाकियात जो अनकोडिफाइड है, सोसाइटी उनको भी सोसाइटी उनके बारे में अगर कॉन्शियस है तो वो आपको मतलब अप्रिशिएट करेगी, बुरा भला कहेगी। तो इससे ज़्यादा वो कानूनी तौर पे आप किसी जद में नहीं आते, वो एक अलग मामला रहता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो है ना स्पिरिचुअलिटी से उसका वो अपना पर्सनल है, वो अलग डोमेन है, उसका इससे ताल्लुक उस तरह से नहीं बनता। अजी किंजा। सर बात भूल गई लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, वो यही है कि मैं ये सोच रही थी कि हम नेक और मोरालिटी को जोड़ नहीं रहे। ठीक हाँ, है वो मैंने ड्राइव होते हैं वहीं से होते हैं थोड़े थोड़े से ज्यादा से, लेकिन ये है कि नेक होने में और एक बंदे की मोरल वैल्यूज होने में, अगर एक बंदा है वो काइंड है, वो ऑनेस्ट है, लॉयल है, तो वो ठीक है रिलीजन इन चीजों को प्रमोट करता है, लेकिन इसको नेक होने से तो नहीं जोड़ा जाए ना। एक मोरालिटी एक डिफरेंट सब्सटेंस लगता है मुझे। मैंने आपको प्री एम्प्ट किया ना, जैसे डॉक्टर साहबा ने मुझे किया था। बिल्कुल। अच्छा चलें, और कोई भी बात, कोई कमेंट, कोई भी दोस्त। मैं कोई जवाब इस पे दूं किंसा की बात पे? जी जी बेटे, नेक और जो आप कह रहे हैं कि मोरालिटी और नेकी का जो ताल्लुक है, तो वो तो देखिए जब हम मोरालिटी को अप्रोच करें ना, हम बड़े न्यूट्रल ग्राउंड पे इसको अप्रोच करते हैं। इवन जब हम ऑल्दो रिलीजन का बहुत इफेक्ट है, सारी बात है, जिस रिलीजन को हम मानते हैं वो हमें अफेक्ट करता है, और हर रिलीजन का मकसद बुनियादी तौर पे उसका सब्जेक्ट ही इखलाकियात होता है। बाकी सारी चीजें तो बात की बात है, इबादत तो और चीज है, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट किसी भी रिलीजन को आप उठा के देखेंगे इखलाकियात ही उसका सब्जेक्ट है। तो हर रिलीजन की कोशिश होती है कि एक बेहतर इंसान क्रिएट किया जाए। लेकिन जब हम मोरालिटी को वैसे अप्रोच करते हैं ना एज अ सब्जेक्ट, तो बड़े न्यूट्रल ग्राउंड्स पे करते हैं, और हम थोड़े से अपने बिलीफ उठा के एक साइड पे रख देते हैं, और हम सिर्फ उसकी रैशनैलिटी के ऊपर वो जो क्लेम्स है वहां पे उसको जज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो आप इसको वहां से अप्रोच करेंगी ना रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, तो फिर आपको लगेगा कि ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन अगर आप इसको बड़े न्यूट्रल ग्राउंड्स पे देखेंगे ना बेटे, सही और गलत को, तो तब आपको लगेगा कि ये दो बातें नहीं हो रही, एक ही बात हो रही। बेसिकली बुनियादी मकसद तो एक ही है ना, हमें बेहतर जिंदगी की तलाश है, हमें ह्यूमन वेलबींग की तलाश है। मतलब हम कहीं बेहतर होना चाहते हैं, हम बेहतर अपनी जिंदगी के लिए भी बेहतर आउटकम्स निकालना चाहते हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं उसे भी फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और फायदा कम से कम ना ही पहुंचाए, कम से कम उसे नुकसान से जरूर बचाना चाहते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हम नेकी को किसी और तरह डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। बिल्कुल ठीक। थैंक यू मैम। अच्छा, एक दो बातें जो है ना, एक तो पहले भी हुई काफ़ी दफ़ा, डॉक्टर साहबा ने भी की, और कौन कर रहा था, साद ने भी वो उस पर बात की, ये जो है ना इक्वलिटी जो है ओपिनियन का, उसकी इक्वल रिस्पेक्ट जो है, या हायरार्की ऑफ ओपिनियंस,
दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मैं खुद भी इंक्लाइंड हूँ कि ये ऐसे इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी ओपिनियन नहीं हो सकता, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ओवर स्टेटेड बात हो गई है। हायरार्की उसमें है, एग्जिस्ट करती है, वो इस बुनियाद पे नहीं कि उसकी जो कहने वाला है उसकी पावर क्या, अथॉरिटी क्या, वो उस बात में जो बात की जा रही है, जो ओपिनियन है, वो कितनी कोहेरेंट है। ये कुछ तो बेसिक प्रिंसिपल्स उसके हमें नजर आते हैं, या उसकी क्वालिटी में डिफरेंस महसूस होगा। अब ये जैसे किसी ने कहा था ना कि भाई मैं इसको डिफाइन तो नहीं कर सकता लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, तो वो महसूस तो होगा आपको कि भाई इसमें कोई हायरार्की बन रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको इक्वल उस तरह से किया जा सकता है बिल्कुल यूनिफॉर्मली। एक ये बात है, और दूसरी ये है कि ये जो जजमेंट की बात है ना, इसमें मैं चाहता हूं कि जो लोग मौजूद हैं ज़रूर बात करें, आप भी करें, कि हम ये मतलब कहते हैं बहुत रिपीटेडली, क्लेशे बन गया कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया भाई, नहीं होते, ये भी एक मतलब मॉडर्न डे की एक ब्लास्फेमी है जजमेंटल। सवाल मेरा ये है कि क्या हम सिचुएशंस के बारे में, अफराद के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में, मुख्तलिफ जो भी जिन जिन चीज़ों से हम इंटरेक्ट करते हैं, क्या हम उनके बारे में कोई अपनी अवैल्यूएशन नहीं करते? यही है ना जजमेंट करना। अगर हम अवैल्यूएशन उनके बारे में कुछ करते हैं तो फिर जजमेंटल होना ये है, या उससे कोई मुख्तलिफ चीज़ है जिससे कहा जा रहा है कि जी वो नहीं होना चाहिए? इसको थोड़ा मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है डिफाइन करने की कि इससे क्या मुराद है। शायद साहब अगर इजाजत हो। अच्छा, जो आपने पहली बात की उसके बारे में शफीक चौधरी साहब का फरमाना है कि जितना इम्पोर्टेंट ये है ना कि ये देखो, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है, उतना ही जरूरी ये है कि ये ना देखो क्या कह रहा है, ये देखो कौन कह रहा है। अच्छा, ये तो इसको अब साइड पे रखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना, डोंट जज मी, इस जो है ना इम्प्लीमेंटेशन, वो हमेशा है सिर्फ नेगेटिव जजमेंट पे। सो इसका मतलब फेयरली जज करना नहीं है किसी बात को। ठीक, इस एक्सप्रेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यार अगर मैंने एक काम किया है तो आप इस पे कोई फतवा ना लगाएं कि इसने बड़ा कुछ बुरा काम किया है, और उसकी वजह ये है कि यू डोंट नो माय सर्कमस्टेंसेस। ठीक। तो वो एक्सप्रेशन ये वाला है डोंट जज मी। तो जब वो कहते हैं ना डोंट जज मी, तो इसका मतलब है कि आप वो जो आपने शुरू में बात की थी ना कि आप अभी जज ना करें, हो सकता है कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में आए एंड देन यू कैन सी इट। तो इस जजमेंटल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ इतना है। ठीक, पॉजिटिव आपकी जो है किसी के बारे में राय रखना ना रखना, और जब तक आप उसको अपने तक रखते हैं उसका कोई वो इफेक्ट नहीं है। हाँ, आपने एक चीज देखी, बहुत पुरानी बात है, एक हॉस्टल में हमारे एक दोस्त का एक कमरा किसी बंदे ने आके ना उसमें रहना शुरू किया, तो उसके एक दोस्त ने आके उसको निकाल दिया, दूसरे दोस्त ने। तो मैंने उस पर कहा कि यार ये तो उसने बड़ा गलत काम किया। तो मैं अपने हॉस्टल में बैठा हुआ था, तो एक बंदे ने आके मेरा दरवाजा खटखटाया, तो मैंने दरवाजा खोला। उसने कहा जी मेरा नाम शकील अहमद ढक्कू है, और आपने मेरे बारे में जजमेंट पास की है कि मैंने फलां बंदे को उसके कमरे से निकाल दिया है, और आपने कहा जी मैंने बड़ा गलत काम किया। तो शफीक साहब, जिसके कमरे से मैंने निकाला है वो आपकी बड़ी तारीफ करता था, तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपने जो जजमेंट पास किया, तो सरकार आप मेरी बात सुन तो लेते मेरे खिलाफ फैसला देने से पहले। ठीक। और फिर उसने अपना मुद्दा बयान किया। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम जो भी राय है उसको पब्लिक करने से पहले, लोगों के साथ शेयर करने से पहले थोड़ा वेट कर ले। सिर्फ इतनी बात है उस जजमेंटल में, बाकी उसमें कोई वो नहीं है। दैट्स ऑल आई वांट। ठीक हो जी डॉक्टर साहब।
सर बिल्कुल है, इसी तरह की इवैल्यूएशन और जजमेंट में अगर फर्क है ना, तो वो ये कि इवैल्यूएशन तो हम कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि जो अगर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हमारी इवैल्यूएशन का पार्ट बन जाती है। तो जजमेंट हम सिर्फ डिले कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई हम किसी किस्म की जजमेंट नहीं बनाए, हम कोई राय कायम ही ना करें, लेकिन थोड़ा सा वहां पे पेशेंस की शायद जरूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइएगा, बल्कि बाकी दोस्त भी इसमें जो शरीके गुफ्तगू हैं कोई भी कर सकता है बात इस पे। वो ये है कि देखिए, जो पहले बात हो रही थी ना एम्पैथी की, कि हम किसी की पर्सनल स्टोरी सुनते हैं बहुत ही हमदर्दी के साथ, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। अब मुझे ये लगता है कि अगर हम उसको समझ लें पूरी तरह से, तो अगर हम उसको कुछ सुजेस्ट करना चाहें, या वो चाहे कि हम उसको कुछ वे आउट दें, अगर वो कोई प्रॉब्लम की बात है, तो शायद उसी की सिचुएशन में रहते हुए हम उसको कुछ भी सुजेस्ट नहीं कर सकते। मेरी फीलिंग ये है। उसकी वजह यह है कि अपनी सिचुएशन में तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है 100%। उसकी जो वे आउट होगा, उसके लिए कुछ उसको भी थोड़ा सा मतलब कुछ मॉडिफाई अपना बिहेवियर, जिन चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है उसको भी ज़रूरत होगी करने की। अच्छा, अगर हम उसी की सिचुएशन में चले गए, फिर तो मेरा ख्याल है कोई सुजेशन का सवाल पैदा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये, इसी के हवाले से इस पे बाद में कमेंट करें। मेरा तासुर ये है कि अगर आप किसी मर्डरर के कॉन्टेक्स्ट को भी पूरी तरह समझें, उसकी फीलिंग्स को, तो वो भी जस्टिफाइड है। फिर हम मतलब कैसे उस पे कोई भी जो है वो जजमेंट सारे समझने के बाद पास कर सकते हैं। बल्कि बाज़ जगहों पे तो ग्लोरीफाइड है मर्डरर जो है हमारे कल्चर में। जी तो और उसकी बड़ी इमोशनल स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव रीजंस हैं जिसमें उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। इन दोनों को मिला के जरा देखिए, फिर हम कहाँ जाते हैं। फिर मेरा ख्याल है ये वो डायलेमा है जो पर्टिकुलरिटी और यूनिवर्सलिटी के दरमियान जो आता है, कि हम वो स्टैंडर्डाइजेशन फिर कैसे कर सकते हैं अगर इसी में हम चले गए तो। जी डॉक्टर साहब, और उसके बाद सर मलिक हसन है। जी सर, इसीलिए अगर हम जब लॉ की बात करते हैं ना, तो लॉ आप देखें वो लोगों को ब्रूटल भी लगता है, क्योंकि वो कुछ प्रिंसिपल, कुछ स्टैंडर्ड्स हम लेके आ रहे हैं, और शायद हम उधर इतने सेंसिटिव होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम इतने सेंसिटिव होंगे, हम कहते हैं ना लॉ के आगे सब बराबर हैं, तो शायद लॉ बहुत सारी कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन निकाल देता है वहां से, जो शायद हम अपनी पर्सनल डोमेन में जब लोगों के बारे में जजमेंट पास कर रहे होते हैं, हम आइडियाज बना रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें भी टेक इनटू अकाउंट, हम उसको लेते हैं, हम उसको समझते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये हम सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हम एम्पैथी शो कर रहे होते हैं। इसीलिए फिर आपने जब एम्पैथी की बात की कि अगर इतनी हम एम्पैथी करेंगे तो फिर तो मर्डरर भी ठीक है, और फिर सारी दुनिया में जिसको जितने दुख में ले जाके किसी और का बुरा कर दो तो जस्टिफाइड है, मुश्किल हो जाएगा बहुत। इसलिए सब वो जो रिमूव कंपैशन वाली मैं बात कर रही थी ना, कि पास जगह आप देखिए कि लोग बहुत बुरी बुरी सिचुएशंस में खुद भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, खुद भी उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते, ऑल्दो दे कंप्लेन अ लॉट, बहुत कंप्लेन करते हैं। हम अगर अपने ही मुल्क का हाल देखें तो हम कंप्लेन तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम खुद भी बड़े कंफर्टेबल हो चुके हैं, हम कुछ उससे आगे कुछ निकल के करना नहीं चाहते हैं ना, तो लोग बुरी सिचुएशंस में कंफर्टेबल हैं। और जाहिर बात है कि अगर हमारे साथ कोई एम्पैथी करेगा और हमारे एक्सपीरियंसेस है, तो वो तो कहेगा हाँ भाई तुम जस्टिफाइड हो, बस तुमने बहुत लड़ाई लड़ ली, बस बहुत हो गया, मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतने दुख मिले, अब दुनिया से बदला ले लो, तो बहुत सारी चीजें समहाउ कहीं कहीं फिर सर वो यूनिवर्सलिटी का रोल, या कहीं लोगों को यह अंदाजा कराना कि भाई थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करना के लिए जी जरूरी है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, आपको अपनी जिंदगी के हालात को भी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना होगा। क्योंकि अगर हम उधर ही रहे ना सर, तो मुश्किल हो जाएगी बहुत, फिर तो हम किसी भी तरह से गलत को नहीं पहुंच सकते। ठीक, बिल्कुल सही बात है, सही कह रही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मलिक हसन रजा जी। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी।
मैडम मेरा आपसे सवाल है, अभी जिस तरह सर बात कर रहे थे पार्टिकुलैरिटी और यूनिवर्सैलिटी की, कि बहुत सारे कल्चर्स के अंदर मर्डरर्स को भी ग्लोरीफाई किया जाता है, या जिस तरह इससे पहले हम बात कर रहे थे मजहब और अखलाकियात की, और सर ने हजरत उमर के दौर की मिसाल दी कि जिसमें आवाज फेम सर, ततायत की सजा जो है वो मुअत्तल कर दी गई। जी सर। हसन आपकी आवाज बीच में ना डिस्टॉर्ट हो रही थी, आप थोड़ा रिपीट करें क्वेश्चन दोबारा। सर मैं आपकी ही बात का हवाला दे रहा था कि जिस तरह आपने कहा है कि कुछ कल्चर्स के अंदर कुछ मर्डरर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, या जिस तरह हम बात कर रहे थे हजरत उमर के दौर की कि फेमन के दौरान उन्होंने कता यद की सजा जो है मुअत्तल कर दी। ठीक। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि जिस तरह कांट जो है वो हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के दरमियान फर्क करता है, और वो कहता है कि ये जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स हैं इनमें किसी सूरत पे भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसकी यूनिवर्सलाइजेबिलिटी को डेंजर जोन में लेके जाता है। तो आया कि जिस तरह आप एम्पैथी की बात कर रहे हैं, एम्पैथी जो है वो एक बहुत बड़ा खदशा नहीं कि ये उस मॉरल लॉ की यूनिवर्सलाइजेबिलिटी को खत्म कर देता है? जी, जी। हम यही बात कर रहे थे, हमने इससे पहले भी यही कमेंट किया मलिक साहब कि एम्पैथी अगर हम सिर्फ एम्पैथी के को लेके चलेंगे ना, तो हमारे लिए सही और गलत का तयन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कांट की जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, तो वो तो बड़ा क्लियर है उसके बारे में कि भाई धोखा नहीं, किसी को आप अपने एंड्स के लिए किसी को एज मीन्स नहीं यूज कर सकते आप। यानी कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी से झूठ नहीं बोल सकते, आप भले कुछ भी हो जाए, भले कोई आपको मार ही दे, फांसी चढ़ा दे, झूठ नहीं बोल सकते आप। तो कहीं कहीं कुछ चीजें इतनी यूनिवर्सल है, और कांट की अगर आप फिलॉसफी देखें ना, सारी मोरल फिलॉसफी उठा के, तो वो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स हैं उसके, बड़ी प्रिंसिपल्ड फिलॉसफी है। ऑल्दो सिर्फ मोरालिटी को अप्रोच करने का सिर्फ कांटियन फिलॉसफी नहीं है जिसके थ्रू हम करते हैं, हम केयर की भी बात करते हैं, हम और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव, हम कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आते हैं, हम यूटिलिटेरियनिज्म से आते हैं, हम राइट्स और जस्टिस के पर्सपेक्टिव से भी आते हैं। लेकिन कांटियन की जो थ्योरी, कांट की जो थ्योरी है और उसका जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेता है यूनिवर्सैलिटी के ऊपर कि भाई ये तो चार हमने जो प्रिंसिपल, जैसे वी शुड नॉट मर्डर अनदर पर्सन, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए हम ये काम कर ही नहीं सकते, या हमने कहीं डिसाइड कर लिया कि हमें झूठ नहीं बोलना या हमें हमेशा सच बोलना है, तो अब कुछ भी हो जाए, भले आपकी जान भी जा रही हो, अपने सच ही बोलना है। लेकिन जब आप अरिस्टोटल का काम उठा के देखिए ना, और हम फिलोनेसिस या प्रैक्टिकल विजडम की बात करते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसे नहीं है, इंसान को ना प्रैक्टिकली वाइज होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपका सर्वाइवल खतरे में चला जाएगा। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी अभी वो जो हम प्रैक्टिकल विजडम की बात करते हैं ना, कहीं हम सबको प्रैक्टिकली वाइज होना के थोड़ा सा न्यूआंस तो लाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को तो देखना पड़ेगा, भले आप बहुत ना देखें, थोड़ा सा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट, हर जगह नहीं, कहीं ना कहीं। शुक्रिया मैम। अच्छा डॉक्टर साहब, जी जी सर। आपका माइक अगर ठीक हो तो जी आपकी जो आवाज है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की ब्रॉडकास्टिंग वॉइस है। अभी सर? अगर माइक ठीक हो तो। जी आज अभी तो है ठीक mic? है। हाँ, जी जी अभी आज तो ठीक। जी जी। वो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा जैसे कोई बीबीसी साउंड कर रहा हो ना, कि इस तरह की वो बड़ी एक ट्रेंड सर सी ये वॉइस। सारा कमाल नए लैपटॉप का है। हाँ ठीक हो गया। तो मलिक साहब आप दोबारा हैंड रेज कर रहे हैं या पिछला ही आपका? नहीं सर वही चल रहा है, मैं डाउन कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल कोई कमेंट नहीं है तो हम इसको ऑफिशियली, हमारा टाइम भी वैसे हो गया। अच्छा, एक कमेंट मैं चाहूँगा उससे पहले, कुद्दूस साहब आप हैंड रेज कर रहे हैं, शायद वो यही इंतज़ार कर रहे थे कि हमें बिठाएंगे जब हम उठना चाहेंगे, तो वो छोटा सा बाद में मैं करता हूँ। कुद्दूस साहब की पहले बात सुनते हैं। जी कुद्दूस साहब। सर आपने जो बात कही ना जजमेंट के हवाले से, तो उस पे मेरा ओपिनियन ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक ख़ास तरह की ड्रेस
ड्रेसिंग को या सपोज एक ख़ास तरह की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जो है वो उसके बारे में आप कैसे जजमेंट पास करेंगे कि आप ये तो कहेंगे कि मैं इसको लाइक करता हूँ या नहीं अपने लिए, यानी क्या मैं ये चूज करूंगा या नहीं, ये एक लेवल की जजमेंट है। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं किसी दूसरे पे, यानी आपने किसी दूसरे को उस ड्रेस में देखा और आपने कहा कि वो बंदा बुरा हो गया, या उसके बारे में आपने उसके साथ हेट का आपने एसोसिएट कर दिया, ये जजमेंट हो गई। तो अगर तो आपकी अपनी वो चॉइस तक ठीक है कि आप अपने लिए चूज करते हैं या नहीं, वहां तक ठीक है। लेकिन जब आप उसको ये कहें कि वो है ही इनहेरेंटली वो बैड हो गया, वो जजमेंट है। या आप दूसरे के बारे में कहें कि क्योंकि आपने ये अपनाया तो आप भी बुरे हो गए, या वो अमल, ये इस तरह से जजमेंट नेगेटिव सेंस में दी। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है ये ड्रेस कोड की। ठीक, बिल्कुल सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा था वो मैं भूल गया हूँ। अब कुद्दूस साहब की बात बीच में आ गई, मेरा ख्याल था मुझे याद है लेकिन मैं भूल चुका हूँ। तो बहरहाल फिर याद आएगी तो मैं आपसे पूछ लूँगा। तो कोई किसी का कमेंट कुछ नहीं? सीरत, आपकी तरफ से कोई ज़रूर होना चाहिए, आपने समरी भी लिखनी है, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, नहीं भी है तो आप ज़रूर पूछो। जी सीरत। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, वो आप पे तो इम्पोज कर रहा हूँ मैं कुद्दूस साहब की बात के बावजूद। कोई क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट करो। It was confusing, hard for me to digest. ठीक हो गया, तो आप फिर समरी क्या लिखोगे बेटा? समरी के लिए तो बहुत से सवाल। नहीं, वो तो लिख लूंगी मैं किसी समरी तरह। तो फिर यही बनेगी, इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। नहीं, वो मैं लिख लूंगी किसी तरह। अच्छा, नहीं, आप पूछ लो बेटा, कुछ हार्ड तो है बेटे, इट्स रियली हार्ड टू डाइजेस्ट, आई डू अंडरस्टैंड। और ये सब्जेक्ट ही बड़ा मुश्किल है। वैसे हम इसको बड़े आसान लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको डिस्कस करने बैठे ना तो बड़े मसले मसाइल हैं इसको लेके। तो क्योंकि एक चीज है ही इतनी कॉम्प्लेक्स, तो अंडरस्टैंडेबल। यार शायद साहब, अगर डॉक्टर साहबा के पास टाइम है तो जो चीज मैंने पूछनी है उसका भी ताल्लुक है तो मोरालिटी और एथिक्स से है, लेकिन उसका जो है ना डोमेन वो इतना वो जनरलाइज्ड उस हवाले से नहीं है। ठीक है, अब बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई 5-7 मिनट हो तो। शफीक साहब, एक मिनट जस्ट दें। शफीक साहब 1 मिनट दें, जस्ट मुझे ना अनाउंस करने दें कि भाई सेशन हमारा ऑफिशियली तो थोड़ा पहले ही खत्म हो चुका था, ये खत्म है। डॉक्टर साहब, आपकी जो बात है वो हम कंटिन्यू रखते हैं, तो जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जो बाकी दोस्त जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो इसके बाद आप गुफ्तगू जो है वो जारी रखें। मुझे थोड़ा सा कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करने दें, मैं अभी आता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चैट जीपीटी यूज किया है कभी? जी यूज किया सर, क्यों नहीं यूज किया। ओके, अब ये जो चैट जीपीटी है उसके हवाले से जो मुझे आपसे 1-2 चीजें पूछनी है, या आपके ख्याल पूछने हैं, मतलब एज a person who works in ethics and morality, what do you think कि जनाब इसकी जो academic units में यूज हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सपोर्ट में, अब जाहिर है एज एन एकेडमिक, एज अ प्रोफेसर, मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि खबरदार किसी ने चैट जीपीटी यूज ना किया, और अगर उन्होंने यूज कर भी लिया तो मेरे पास कौन सा ऐसा टूल है कि जो मैं कर सकूं, लाइक सो नॉर्मली हम लोग ये करते हैं, हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो देम। तो कौन सी ऐसी बाउंड्रीज हैं जिन पे मैं बता सकता हूँ कि आपके ख्याल में कहाँ तक चैट जीपीटी वो अपने होमवर्क के लिए यूज कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं? और इसके बाद फिर अगली 1-2 और चीजें भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एथिक्स के हवाले से आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या कहता है कि व्हाट शुड बी द बाउंड्री फॉर स्टूडेंट्स टू यूज चैट जीपीटी को लेके तो सर एक बाउंड्री तो ये है कि हम ये कर, जैसे किसी प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, तो हम कोड ऑफ कंडक्ट बच्चे को बताते हैं कि भाई इस क्लास के अंदर दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, और
ऑल्दो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, एक टूल के तौर पे है, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ आप यूज नहीं कर सकते उसको। Okay. इसकी सूरत ये हो सकती है, हमने जो अपनी क्लास में, क्योंकि मैंने देखा बच्चों उसको इस्तेमाल करें, खैर हम तो बड़े चालाक हो गए, क्योंकि हमने तो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर सपोर्ट डिटेक्ट करना पड़ता है बच्चों की चीटिंग को, तो हम काफी चालाक हैं इस बारे में। हमें पता, क्योंकि हम क्लास में डिस्कशन इतनी करते हैं, हमें पता होता है कि बच्चा सोचता कैसे है ना, तो जब वो लिख के देता है तो somehow we try to यार क्या ये वाकई ये बच्चा ऐसे सोच भी सकता है कि कहीं से लिखवा के ले आया। सो थोड़ा सा आइडिया वहां पे हमें हो जाता है। दूसरा एक चीज ये है कि या तो हम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बच्चों को दें और कुछ ऐसे क्रिएटिव काम दें, क्योंकि क्रिएटिव काम चैट जीपीटी के लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बेस्ड वर्क तो कर सकता है, वो क्रिएटिव काम उस तरीके से कोई नया काम नहीं कर सकता चैट जीपीटी फॉर नाउ। अभी उसको इतना इवॉल्व नहीं हुआ, जो वर्जन अभी हमारे पास है वो क्रिएटिव उस पे ऑल्दो डेवलप हो जाएगा, इवॉल्व जब हो जाएगी इंटेलिजेंस तो हो सकता है हम इनोवेशन में हमसे आगे हो। सो राइट नाउ तो सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू, या ये कि बेटे मैं तो उनसे कहती हूँ कि भाई सारी मेरी एक्सरसाइज एक एल्गोरिथम को बेहतर करने के लिए नहीं है, आप उससे सवाल करेंगे वो आपको जवाब देगा, इन दी एंड वो अक्लमंद हो जाएगा, आप मजीद बेवकूफ हो जाएंगे। तो somehow you need to सारी एक्सरसाइज ये कि आप इतने अक्लमंद हो कि कल को आप वो टूल बेहतर तौर पे यूज कर सकें। तो थोड़ा सा हमें ओरिएंट करने की जरूरत है। ऑल्दो हमारी क्लास में भी ये हम देख रहे हैं, बच्चे अगर इन क्लास, इवन इन क्लास असाइनमेंट और सब बच्चों के पास मोबाइल होता है, तो आई हैव सीन फ्यू स्टूडेंट्स यूजिंग इट, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि वो उसको यूज करके भी सही जवाब नहीं निकाल सके। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा आपके पास एक टूल को भी आप सही, ये मसला फिर आपकी अपनी अकल के साथ है, और जब तक वो बेहतर नहीं होगी तो एक टूल है ना सर चैट जीपीटी, तो ऑल्दो उसको सारे लोग डरे हुए, एकेडमिक्स भी इससे डरे हुए, लेकिन इन दी एंड ये बच्चों को खुद ही समझना होगा कि उनको ये फायदा और नुकसान कैसे पहुंचा सकते। तो एक तो शायद इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर डिस्कशन नहीं करेंगे हम अपनी क्लासों के अंदर, तो मैंने देखा है कि बच्चे ज्यादा सफर करेंगे, उसको यूज ज्यादा करेंगे, वो अपने काम तो उन्होंने खुद करने नहीं है, और जब यूज ज्यादा करेंगे तो इन दी एंड क्योंकि वो खुद एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, तो फ्यूचर ऑफ वर्क में अगर कहीं देखें ना, तो वो अपने आप को प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो देखें, एथिक में जो इश्यू है वो ऐसे हैं, हमारे यहाँ एक फैकल्टी, लॉ फैकल्टी मेंबर है, ठीक है, किसी क्लाइंट का या किसी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का एक केस था उनके पास, प्रो बोनो मींस के हेल्प करना चाहते थे कम्युनिटी को। तो उन्होंने वो जो केस था वो प्लीडिंग के लिए या लिखने के लिए चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी से जो उन्होंने चीजें लिखवाई, जो चीजें उन्होंने चैट जीपीटी से लिखवाई, उन्होंने कहा यार इसमें कोई थोड़ी सी चीजें ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर सवाल उनसे चैट जीपीटी से दोबारा किए। तो 3-4 आइट्रेशंस के बाद जो थी ना, उन्होंने वो उसका केस, वो जो था वो डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने वो फाइल किया, चीजें हो गई। उसके बाद उन्होंने वो एक पेपर लिख दिया कि जी देखें चैट जीपीटी का ये जो इस्तेमाल है ये मैंने किया है और इस तरह से हो सकता है, राइट। अच्छा, अब सवाल ये है, मुझे जाती तौर पे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने चैट जीपीटी को यूज किया, लेकिन जो एथिकल और मॉरल क्वेश्चंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे, वो ये है कि क्या जो इंफॉर्मेशन उन्होंने चैट जीपीटी को दी ये आउटकम के लिए, क्या ये एक्शन जो था वाज इट एथिकल? देयर आर नो सच रूल्स इन अबाउट दैट, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं अपना एक एनुअल रिव्यू मतलब हर साल के आखिर में हम लोग जो है वो अपना एक वो लिखते हैं, हाउ डिड आई डू इन दिस ईयर इन माय ओन वर्ड्स, I can use ChatGPT to write it very nice and then I can change it, right? तो क्या इस हवाले से जो एथिकल बाउंड्रीज हैं, मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूं कि किस किस्म की जगहों पे should we have that boundaries? क्या चैट जीपीटी को वो जो इंफॉर्मेशन देना है, is this ethical based on certain things? क्या इनिशियल रिपोर्ट जो मैंने लिखनी है उसका इनिशियल ड्राफ्ट
चैट जीपीटी से लिखवाना एथिकल है। मैं तो जाती तौर पे तो इसको एथिकली समझता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं उसको मॉडिफाई करके अपनी कर खुद लेते से एफर्ट डालता हूँ। दैट्स जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो होमवर्क्स हैं, आई एम ओके अगर जो नॉर्मली मैं जो काम देता हूँ वो डिस्कशन ओरिएंटेड है, तो वो उस पे जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में चैट जीपीटी यूज करना जो है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वो एथिक्स के खिलाफ है। तो कुछ इस किस्म की जो बाउंड्रीज हैं वो आपकी, में एज एन एकेडमिक खास तौर पे जब आप एथिक्स पे भी काम करती हैं, तो वो ये देखना चाहता हूँ कि क्या अगर आप किसी और वक्त समझें तो उस वक्त भी बात की जा सकती है कि कौन सी बाउंड्रीज हम लोग अगर इसको फर्ज करें यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करना चाहें, स्टूडेंट्स के हवाले से या फैकल्टी के यूज के हवाले से, स्टाफ के यूज के हवाले से, इफ वी वांट टू मेक सम एथिकल practices or define some ethical boundaries, or maybe even write a paper on the ethics of using chat gpt. So what are your thoughts कि क्या boundaries हो सकती हैं? I'm sorry अगर मैंने आपको ऑफ गार्ड बगैर किसी वो उसके इंटीमेशन, वो बगैर किसी इंट्रोडक्शन के, if I'm bombarding you with the कोई इशू do नहीं not have इसके time right now. क्योंकि ये जो इशू है ना, ये हम अपनी क्लासों में भी डिस्कस कर रहे हैं, ये हम अपनी अकेडमिया के अंदर भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वी नो कि ये इशू एग्जिस्ट करता है और इससे हमें समहाउ इसको हमें सर्कमवेंट करना है, किसी तरह से हमें इसका सोल्यूशन, बाउंड्रीज हमें बनानी है। देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ, जितना भी डंकी वर्क है ना, जो फैकल्टी से बड़ा कराया जाता है और बाज औकात हमसे वो सवाल किए जाते हैं, जैसे एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू वाली जो चीजें हैं, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ शायद वो कोई उसके कोई रिजल्ट भी आते हो। हमारे यहाँ तो बस वो एक एक्सरसाइज है बस जो हम करते हैं और उनका कोई खास नतीजा नहीं है उसका। सो मैं तो समझती हूँ पर्सनली कि अगर ऐसा कोई काम है जो डंकी वर्क है और अगर आप कोई टूल हेल्प के लिए यूज करते हैं, फाइन। लेकिन अगर मैं कोई क्रिएटिव काम करूं और मैं फिर उसको एक्नॉलेज किए बगैर कि मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली, ठीक है, और मैं उसको अपने काम के तौर पर प्रेजेंट करूं, तो वो शायद गलत होगा। दूसरा, एक जो आपने भी सब बात की थी ना कि लॉ का केस वो साहब कर रहे थे, किसी एजेंट किसी क्लाइंट का केस लेके उन्होंने चैट जीपीटी को दे दिया, तो इसके बारे में भी एक सवाल है कि क्या जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, तो क्या एल्गोरिथम्स वाकई नॉलेज को लेके काम करते हैं या वो सर्टेन एल्गोरिथम की, अगर आपने चाइनीज रूम का ना थॉट एक्सपेरिमेंट है, इट्स अबाउट कि सपोज एक बंदा है, उसको एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया, एक रूम में बंद कर दिया गया, और उसके पास सिर्फ एक किताब है जिसमें हार्ड कॉपी है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे वो चाइनीज ट्रांसलेट कर सकता है, और एक स्लॉट है कमरे के अंदर जहां से कोई पर्ची डालता है चाइनीज के अंदर और वो ट्रांसलेट करता है बुक को देख के और वो वहां से उसका जवाब दे देता है। एंड ऑल्दो दैट पर्सन डजंट नो कि वो क्या जबान है चाइनीज, लेकिन वो उसका जवाब दे रहा है और बाहर वाला ये समझेगा कि इसको चाइनीज आती है। तो सम पीपल से कि नहीं, कंप्यूटर पे बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हो सकता है कि जो हम अज्यूम करें, क्योंकि उस नॉलेज को हम समझते हैं, तो वी आर अज्यूमिंग कि शायद वो मॉडल भी, जो लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है, वो भी उसको वैसे ही समझता है, उसके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग है जो बात कही जा रही है। हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि शायद हम खुद भी बेहतर